नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूं सभी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी जितने भी साथी साथ जुड़ गए सभी को मेरा नमस्कार भाई, सभी साथियों को। और शुरू करते हैं क्लास को। जो भी अभी तक पढ़ा है पहले उसके बारे में एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। सभी को नमस्कार भाई। हाँ, अब ये जो मेन बात है सबसे पहले तो वही बता देता हूँ। वैसे तो सबको मैं बता के ही गया था कि मैं 4-5 दिन की छुट्टी पे रहने वाला था और अब अपनी छुट्टी कंप्लीट होती है और अब दोबारा से क्लासेस शुरू होती है, ठीक है ना। प्रोग्राम से बहुत दिन बाद बिल्कुल भाई, सभी को बता के गया था मैं ताकि आप कंफ्यूजन में ही नहीं आए, संशय बने ही नहीं कि क्या हो गया, क्लास बीच में क्यों रुकी क्यों नहीं रुकी। तो सारी जानकारी मैं आपको अंतिम क्लास जो अपनी थी ना, शायद 4 तारीख को थी, मैं 4 तारीख को आपको सभी को बता के गया था कि छुट्टियों पे जा रहा हूँ, उसके बाद मिलेंगे और आज मिल चुके हैं। तो चलिए बाकी जो समय है उसको साइड में, बाकी बातें हैं उनको साइड में रख देते हैं और जो बचा हुआ समय है उसको कवर करते हैं और जो कुछ टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसके ऊपर बातचीत करते हैं भाई। सभी को नमस्कार भाई, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और इतने दिन की छुट्टी मत लिया करो सर भाई, काम धंधे होते हैं, घर परिवार हमारे भी है, ठीक है ना। और आप छुट्टी लेते हो, आप किसी से पूछते हो गया, आप जा सकते हो, कभी कोई ना कोई काम होता है। अभी देखा जाए तो बेसिकली शादियों वाला हिसाब किताब भी चल रहा है तो उसमें भी जाना पड़ता है। तो ये तो मेरे परिवार में ही शादी थी तो जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। पर चलिए अब इन बातों के बारे में कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेन क्लास पे अपने आते हैं। सभी को नमस्कार। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम, पहले तो मैं वो ही बता दूं। आप में से अगर ऐसा कोई भी मित्र है, कोई ऐसा साथी है जो रेगुलर क्लासेज उसने नहीं ली है, मतलब पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, अगर वो रेगुलरिटी में क्लास उसने नहीं ली है तो दोस्त यहाँ उसे थोड़ी समस्या हो सकती है। एक बात तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने भी आप साथी साथ जुड़े हैं, आप पूरी क्लासेस देखा करें क्योंकि आप भाषा पढ़ रहे हो, कोई विषय नहीं, और खास तौर पर तथ्यात्मक विषय तो बिल्कुल भी नहीं कि हाँ ये फैक्ट होता है, ये ऐसे हो गया तो ये होगा ही होगा। हाँ कुछ चीजें हैं अंग्रेजी के अंदर जो फैक्चुअल है, वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि ये भाषा है इसमें आपस में चीजों का जोड़ घटाव चलता रहता है। तब ये जब जोड़ घटाव चलेगा तो आपको हर क्लास के साथ कनेक्ट होकर जुड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है, प्रैक्टिकल बात है। तो जिन साथियों ने कम से कम पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा है उनसे तो मैं हर बार कहते आया हूं, जैसे पहला दूसरा लेक्चर, कोई और टॉपिक आपके समझ में आए ना आए, पहला दूसरा लेक्चर जो है वो आपको हर हालत में नंबर दिलवा सकता है एग्जाम के अंदर। उसमें ही मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो कुछ मैंने अभी तक आपको बताया, मैंने आपको सिखा दिया है किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इसकी पहचान करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है कि हर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो ऐसा कतई आवश्यक नहीं है। मैंने आपको सिखा दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म अपने दम पर वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म हो या फोर्थ फॉर्म हो, फोर्थ कौन सी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको आप बोलते हो, हमें पता है अब उसका नाम क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ये सेंटेंस का निर्माण बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, सहायक क्रिया के आमतौर पर नहीं कर पाते हैं। इनको अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये अपने दम पर भी वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। कभी कभार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को किसी सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज सेकंड फॉर्म को तो वो भी जरूरत नहीं है भाई साहब। सेकंड फॉर्म तो अपने दम पर ही सेंटेंस का निर्माण करते हैं भाई। सर क्लास कितने बजे खत्म होगी, अभी तो शुरू हुई है पर चलिए फिर भी 11 बजे अपनी क्लास, जो आज अपनी टाइमिंग जो है वो 11 बजे तक की है भाई। सर स्पेलिंग याद करें क्या हम, करनी ही चाहिए आपको यादव जी, क्यों नहीं करनी चाहिए। दुनिया भर की सारी स्पेलिंग याद करने की जिम्मेदारी आपको, हमें अपने कंधों पे नहीं उठानी है। बेसिक जो काम आते रहते हैं स्पेलिंग्स, उनकी जानकारी होना तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है। कई साथी कह रहे हैं नए स्टूडेंट है, नए नहीं है दोस्त आप, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता आज की आपकी पहली क्लास होगी। हाँ अंग्रेजी की पहली क्लास हो सकती है आपकी, लेकिन आपने जब ऐप के अंदर आप गए होंगे, कोर्स परचेज किया होगा, तब आपको अंग्रेजी के पीछे 4 5 7 क्लास वही दिखी ही होंगी, वो आपको कंटिन्यूटी में ले लेनी चाहिए थी, है ना। पर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं किए हैं ये काम, अब से तो आपको रेगुलर ये काम करना है, पिछले लेक्चर सारे देखने हैं, तभी आप कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है ना। हो गई फॉर्मेट। अब सुनो मेरी बात, मैंने आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की पहचान करना सिखाया हुआ है। हम उन बच्चों में से हैं जिन्हें यह पता है कि इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, ये किसी भी सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं क्या, नहीं होते। हमें पता है कब तो ये हेल्पिंग वर्ब जैसा काम करेंगे और कब वर्ब के जैसा काम करेंगे। हैज या हैव या हैड के बाद वर्ब की आती है जी थर्ड फॉर्म, अगर आपको लगे वो सहायक क्रिया, ये भी आई फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद तो आएगी थर्ड फॉर्म। आपको लगता है इज, एम, आर या वोज, वर
ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, तो चेक कर लीजिएगा, या तो इसके बाद होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर इसके बाद होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो पैसिव वगैरह में, ठीक है ना। सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी अलग अलग विभाग देंगे क्या, विभाग के अनुसार पद बांटेंगे क्या? अभी तक तो यही संभावना है, अलग अलग विभागों के अंदर आपका जो है वो हिसाब किताब जचाएंगे, वो ये फॉर्मेशन है। बेसिक स्पेलिंग कहाँ से पढ़े सर? स्कूल की किताबें, स्कूल की आप तीसरी क्लास, चौथी क्लास, दूसरी क्लास, पांचवी क्लास, इनकी किताब अगर आप अंग्रेजी की पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सारा सार छिपा पड़ा है इनके अंदर। मीनिंग जितने भी अच्छे अच्छे बहुत ही बेहतर वर्ड मीनिंग इनके अंदर लिखे पड़े हैं। सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, मतलब कैसे बनता है, ये तक भी वहां मिल जाएंगे। रेगुलर क्लास बिल्कुल अब रेगुलर चलेगी, अब कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। अब छुट्टी वाला काम हो चुका, हमको वैसे ही स्वाभाविक तौर पर कोई छुट्टी हो तो एक अलग बात है, बाकी शादी विवाह वाले ये सारे कार्यक्रम जो है वो हो चुके हैं। अब ये होंगे तो आपकी क्लासेस के बाद ही होंगे, बीच में नहीं आएगा ऐसा कोई हिसाब किताब। वैसे कोई अब तबीयत ही खराब हो जाए इसका तो आप हो चाहे मैं हूँ, कोई क्या ही कर सकता है, ठीक है सर। पीडीएफ और क्लास की डाला करो, रोज डलती है विकास जी, आप थोड़ा सा सीख ले, ऐप के अंदर ही मिल जाएगी आपको, है ना। थोड़ा सा प्रयास किया करें, जो स्टडी मटेरियल रहता है ना वहाँ पे आपको पूरी क्लास जो भी यहाँ आप अपने पढ़ते लिखते हैं ना उन सार के पीडीएफ फॉर्मेट मिल रही है भाई। बहुत बड़ी समस्या लिखी है दोस्त आपने, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या ये वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं क्या सर? मनीष जी बहुत सॉलिड, आपने बहुत भारी पूछा है। देखिए 10वीं स्तर का हिसाब किताब आएगा। फिर भी ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव होता है कि इंट्रांजिटिव होता है? हिंदी में आपने पढ़े ना सहकर्मक क्रिया, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं अंग्रेजी के अंदर, जिसमें कर्म हो मतलब ऑब्जेक्ट हो, ये फॉर्मेट होता है। सर हम तो आपका इंतजार ही कर रहे थे, इंतजार करके थक गए, अब आ गए भाई, ठीक है ना। सर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं अभी, ये फॉर्मेट है। तो चलिए ये सब बातें थी, मैंने वर्ब हेल्पिंग वर्ब की पहचान आपको बता दी। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। अनकाउंटेबल को लेकर 3 बातें ध्यान रखें, और ये तो अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जरूर काम आने वाली है। टॉपिक देखो दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे ना वो पढ़ रहे थे आर्टिकल्स। टॉपिक जो अपना चल रहा था वो चल रहा था आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कितना कुछ पढ़ा दिया है ये बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल्स में क्या कुछ पढ़ा है ये बताना अति आवश्यक है। आर्टिकल्स हमें देखो सीधी सी बात, आर्टिकल्स का मामला है किससे संबंधित? एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, ये फॉर्मेट हो गया। एक तो ये फॉर्मेट। सर आप हमको कोई पीडीएफ अपलोड, अभी आप टॉपिक होने दो सुमित जी, है ना। टॉपिक होएगा तो आपको सारी पीडीएफ वीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। अभी आप है ना क्लास पे अटेंशन दीजिए, ठीक है ना। आर्टिकल्स की फुल फॉर्म दोस्त, आर्टिकल यही है, यही होती है फुल फॉर्म इसकी। आर्टिकल का आपको ये पूछना चाहिए कि सर आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, फिर भी एक बार के लिए समझ में आता। आर्टिकल्स की फुल फॉर्म क्या होगी, है ना। तो ये आर्टिकल्स ये अपने आप में फुल फॉर्म ही है। ए एन दा जो फॉर्मेट रहते हैं वो एक तरीके से आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल्स हमें क्या बताते हैं? जितेंद्र जी आपने प्रश्न पूछा है तो पूरी स्वाभाविक सी बात है, आपने पिछला लेक्चर आर्टिकल वाला तो नहीं देखा। आर्टिकल्स हमें बताते हैं, ये जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है वही बोल रहा हूं, अब लिखवाई हुई बात बोली जा रही है कि आर्टिकल्स हमें बताते हैं कि आगे आने वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, मतलब आप उसे गिन सकते हो या नहीं गिन सकते, और किसी सामान्य अर्थ में प्रयोग हुआ है या विशेष अर्थ में। सामान्य अर्थ, विशेष अर्थ। फिर मैंने आर्टिकल के बारे में एक मेन बात मैंने आपको बताई थी, आर्टिकल एक तरीके से एडजेक्टिव का ही पार्ट है, विशेषण का ही पार्ट है। क्योंकि आर्टिकल जो है आप चाहे ए का प्रयोग कर रहे हैं, एन का, और चाहे टीएच दा का, ये हमेशा ध्यान किस पे देगा? नाउन पे, संज्ञा पे। अगर संज्ञा डिसाइड करेगी कि मेरे साथ किस प्रकार का क्या आर्टिकल होगा, संज्ञा सबसे केम बात है भाई, एक फॉर्मेट, ठीक है। दूसरी बात है आर्टिकल्स जो है वो कौन कौन से हुए? ए या फिर एन या फिर दा, ये 3 आर्टिकल हुए, और एक ऑप्शन इसमें रहता है 0 आर्टिकल, भाई कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं, ये भी फॉर्मेट रहता है, पैटर्न रहता है। अब बात हुई कि जैसे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो यही अपने को बताता है कि अगला नाउन जो है वो सिंगुलर मतलब एक वचन है या प्लूरल बहुवचन, काउंटेबल है मतलब आप इसे गिन सकते हो, या अनकाउंटेबल मतलब नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल को लेकर 3 बातें थी, मैंने आपको लिखवा दी हैं, याद रखिएगा, किसी भी हालत में नहीं भूलनी है, हर टॉपिक में काम आएगी, चाहे फिर वो आर्टिकल हो या कोई और भी। जैसे मैंने आपको बताया था टेंस भी पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे पढ़ने वाले हैं, उन सब में काम आएगा ये हिसाब किताब। तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी भी वर्ब लगानी पड़े, वर्ब आएगी जी एक वचन सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आमतौर पर, सामान्य तौर पर आर्टिकल ए या फिर एन का प्रयोग नहीं होता। सामान्य तौर पर फ्रेजेस, मुहावरे वगैरह होंगे वहां लग सकता है, सामान्य सेंटेंस में नहीं लगता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आमतौर पर एस या फिर एस का भी प्रयोग नहीं होता।
ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, रेगुलर जरूर देखा करो लेक्चर, है ना। तो आर्टिकल्स मैंने इसमें जो जो फॉर्मेट आपको लिखवा दिए हैं, फिर मैंने 3 पॉइंट्स लिखवाए इसके अंदर बहुत सॉलिड, और उन तीनों पर आधारित ही आज हम वाक्य करने वाले हैं। यहां क्लास रोकी थी मैंने, यहां तक क्लास में पढ़ा था, फिर मैंने कहा था इन पर डिपेंडेंट सेंटेंस अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे, और आज वो अगली क्लास है अपनी। कौन से 3 पॉइंट है याद दिलाता हूं। आर्टिकल जो है, यदि आपने देखा आपका नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है और सामान्य अर्थों में प्रयोग हुआ है, इसके साथ आमतौर पर आर्टिकल कौन सा लगता है, ए या फिर एन, ये मैंने लिखवाया हुआ आपको। यदि नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, सामान्य अर्थों में प्रयोग किया गया है, उसके साथ कौन सा आर्टिकल, ए या फिर एन। अच्छा, ए और एन डिफरेंशिएट करना आता है, मतलब पता लगाना आता है कहां ए लगता है कहां एन लगता है, याद होगा आपको। जैसे उदाहरण के तौर पे थोड़ी बहुत याददाश्त मजबूत करते हैं, YEAR लिखा था मैंने, YEAR, और मैंने आपसे पूछा था कि दोस्त अगर इसमें YEAR में मैं आपसे अगर पूछता कि ए और एन में से क्या लगेगा, YEAR में से क्या लगेगा, वैसे पूछा हुआ है मैंने, पर क्या पता कोई साथी नए जुड़े हो या पिछला लेक्चर याद ही ना हो। बिल्कुल आप गुरुदेव जी निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, सब एग्जाम्पल वगैरह सब आएंगे, आज सेंटेंस पे ही काम करना है, पिछली क्लास में यही हुआ था। बिल्कुल भाई, आपने सही आंसर दिया अभी जिन्होंने, शाबाश। आंसर जो है वो होगा अ ईयर, क्योंकि हमें पता है, हमने ये पढ़ा कैसे था, ईयर हमने कैसे लिखा था, ये। कईयों ने एन का प्रयोग किया, नहीं भी दोस्त, आप जिन्होंने ईयर सोचा है वो बिल्कुल सही हो। ईयर के हिसाब से पहला लेटर, पहला अक्षर क्या है, क्या खगेगड़े में से आता है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। व्यंजन में से अगर आया तो आर्टिकल लगेगा ए, और अगर वोवेल में से हो, स्वर ए आ ई ई, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन। तो कुछ साथियों ने शायद इसको ये सोचा हो कि ईयर होता है, ये तो ईयर नहीं होता दोस्त, EAR ही होता है ईयर, तो है ना, ईयर तो ये रहता है, ये ईयर था, ये पढ़ाया हुआ है, लिखवाया हुआ है मैंने आपको, ये सारी बातें अपने क्लास के अंदर करी हुई है। बस थोड़ा सा रिवीजन के लिए कि हाँ भाई ऐसा हिसाब किताब था, आपने देख लिया है, अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट कौन सा लिखवाया है मैंने आपको, दूसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया कि यदि नाउन जो है वो प्लूरल हो, या तो नाउन क्या हो, प्लूरल हो, या फिर वो अनकाउंटेबल हो और सामान्य अर्थों में प्रयोग किया गया, उसके साथ कौन सा आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, आप कह सकते हो नो आर्टिकल। फिर तीसरा पॉइंट, यदि नाउन हो स्पेसिफाइड, विशेष बना हो, किसी भी नाउन को अगर आपने स्पेसिफाइड तरीके से बनाया हुआ है, किसी भी नाउन को अगर स्पेसिफाइड तरीके से बनाया हुआ है, तो उस नाउन के साथ आर्टिकल लगेगा जी, द, THE, द का प्रयोग किएंगे। ये सारी बातें मैंने लिखवाई हैं, अब मैं उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। एक नोट ऐड कर देता हूं द आर्टिकल वाले में, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि स्पेसिफाइड कई बार बात समझ में आती है, कई बार नहीं आती, तो एक काम करता हूं वो लिखवा ही देता हूं, नोट के तौर पे लिखवाता हूं आपको। जहां आपने नोट्स रखे थे, मतलब जहां तक लिखा था, ठीक उससे आगे शुरू करना है, इसलिए ये चिंता ही खत्म, जहां तक पढ़ते हैं। बिल्कुल भाई, तो नोट अपने को लिखना है कहां तक, जो रोज जहां तक आपने पिछली क्लास में लिखा हुआ है, मैं ठीक उससे आगे शुरू कर रहा हूं, उसी के नीचे नोट लिखना है आपने। मैंने लास्ट क्या लिखवाया था, अगर नाउन स्पेसिफाइड हो तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल जो द है, अगर आपने देखा किसी भी नाउन के, ये मेरे साथ ही लिख सकते हो आप, किसी नाउन के ठीक बाद, ये मैं आपकी मदद कर रहा हूं स्पेसिफाइड, विशेष को पहचान करने में, किसी नाउन के ठीक बाद यदि दैट या THAT दैट, या फिर कोई WH वर्ड, या फिर ऑफ, वैसे ये ऑफ नहीं होता, अब बोलते हैं इसको, लेकिन अब OFF रहता है ना, उसको तो ऑफ बोलते हैं, और ये OF जो रहता है इसे आमतौर पे बोला जाता है, सही उच्चारण प्रोनाउंसिएशन इसका रहता है अब, पर अपने ऑफ चलने दो, कोई नहीं बुलवा के देख रहा अपने से। यदि किसी नाउन के ठीक बाद यदि दैट हो, WH वर्ड हो, ऑफ हो, या फिर कोई प्रोनाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, कौन से, जैसे मान लो ही हो, शी हो, ठीक है ना, THEY दे हो, वी हो, ठीक है ना, ये ही शी दे वी, ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाए, ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ये सारे क्या है, प्रोनाउन ही है। इट भी होता है, यदि किसी नाउन के ठीक बाद दैट है, WH वर्ड है, ऑफ है, या प्रोनाउन हो, तो वह नाउन स्पेसिफाइड हो सकता है। स्पेसिफाइड का मतलब विशेष, स्पेसिफाइड विशेष हो सकता है,
और उसके साथ आर्टिकल द, उसके साथ आर्टिकल द लगा सकते हैं, उसके साथ आर्टिकल द लगा सकते हैं। 3 पॉइंट्स लिखे थे हमने शुरू में, सबसे सामान्य तौर पर उनमें ये लाइन मैंने ऐड करी है। सर नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है भाई, नाउन संज्ञा होते हैं। आपका नाम, मेरा नाम, दुनिया की हर एक वो चीज जिसका कुछ नाम है वो संज्ञा है। किसी भी नाउन के ठीक बाद यदि दैट है, WH वर्ड है, ऑफ है, प्रोनाउन मतलब ही, शी, दे, वी, यू हो तो वह नाउन स्पेसिफाइड मतलब विशेष हो सकता है, उसके साथ आर्टिकल दा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई वैज्ञानिक तथ्य लिखवाया है, नहीं। देखो फ्रेजेस वगैरह रहेंगी, ठीक है ना, कोई फ्रेज वगैरह रह जाए, कोई पैटर्न ऐसा रह जाए जहां पर ये नियम फेल हो सकता है अपना, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100 में से 90 बार 90%, या आप यूं मानकर चल सकते हो 90% जो है आपका ये हिसाब किताब मदद करेगा। सबसे बड़ी पहचान ही मान लो आप तो इसको। यदि किसी नाउन के ठीक बाद, देखो मैंने तो आसान भाषा में बोल दिया कि कोई नाउन स्पेसिफाइड हो द आर्टिकल लगाओ। दुनिया में बहुत सारे ऐसे नाउन है जो आपको मुझे स्पेसिफाइड फॉर्मेट करके दिए हुए हैं, है ना। सर RSCIT चाहिए 4th ग्रेड में, कर लो आप, है ना। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैं भी आपको सलाह दे रहा हूं RSCIT वाला काम करके बैठ जाओ, ठीक है ना। चाह सकते हैं वो, मांग सकते हैं। RSCIT आजकल हर जगह पे मांगने लग गए हैं, तो यहां भी संभावनाएं बन सकती हैं, इसलिए आपको कर लेना चाहिए। तो अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, फॉर्मेट को यूं दिमाग में रख सकते हो। मैंने तो बोल दिया आसान भाषा में कि भाई ले भाई स्पेसिफाइड है तो 2 आर्टिकल लगा ले। कुछ नाउन है जो स्पेसिफाइड आपको हमें बनाकर दिए हुए हैं, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, व्हाइट हाउस हो गया, प्रेसिडेंट हाउस हो गया, ठीक है ना, हिमालय पर्वतमाला हो गई, मतलब इनके साथ तो 2 आर्टिकल लगता है। तो ये बच्चे याद रट्टे मारते हैं इनके, नहीं, ये तो आपके मेरे पैदा होने से पहले इनके साथ 2 आर्टिकल लगते आए थे और आपके मेरे जाने के बाद भी 2 आर्टिकल लगता रहेगा। लेकिन अगर कोई नाउन स्पेसिफाइड है, ये मार्कर की बात करूं, मान लो मैंने बोला आई हैव अ मार्कर, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, ये सामान्य अर्थों में मैंने बात करी, आई हैव ए मार्कर। अब अगर इसी मार्कर को स्पेसिफाइड बनाना हो तो दिस इज द मार्कर, दिस इज द मार्कर विच माई ब्रदर गेव मी, दिस इज द मार्कर, इसी मार्कर के साथ द आर्टिकल लग रहा है, दिस इज द मार्कर विच माई ब्रदर गेव मी, जो मुझे मेरे भाई ने दिया। स्पेसिफाइड हुआ, और स्पेसिफाइड होते कौन सा आर्टिकल लगा रहा हूं, द आर्टिकल का प्रयोग कर रहा हूं, ये हुआ स्पेसिफाइड। आप दुनिया की किसी किताब में नहीं पढ़ोगे कि मार्कर के साथ द आर्टिकल लगता है क्या, नहीं पढ़ोगे। ऑब्वियस सी बात है, सामान्य सी बात है कि मार्कर के साथ द आर्टिकल लगता है क्या। कैसे लगा, उस वाक्य में विशेष बनाया गया। और अगर आपने ध्यान दिया गया हो तो मैंने बोला दिस इज द मार्कर विच, WH वर्ड का प्रयोग किया मैंने, स्पेसिफाइड बनाया। आप इस तरीके से स्पेसिफाइड बना सकते हो। आप अंधा भरोसा मत करना इस लाइन पे, अंधा भरोसा नहीं करना है। कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवाद का मतलब कुछ फ्रेजेस होती हैं, उन पर हम इसके ऊपर जो है वो भरोसा नहीं कर पाएंगे। पर मैं आपको कह रहा हूं 100 में से 90% जगह पे ये काम आपकी कर देगा, मदद कर देगा। नहीं करेगा वो चीजें तो अपने को सीखनी है, याद ही करनी होंगी, लेकिन 90% मदद मिल रही है तो वो कहते हैं ना कुछ नहीं सही यही ठीक। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अरावली के साथ आमतौर पर नरेश जी नहीं लगता द आर्टिकल का प्रयोग। तो इन फॉर्मेट को जो आपको ध्यान में रख लेना होता है, ये मैंने आपकी मदद की है। लास्ट के जो 3 पॉइंट लिखे थे उसमें ऐड लिखा है मैंने, ये एक और ऐड कर दिया चीज। आर्टिकल दा को ना कतई फर्क नहीं पड़ता कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि भाई नाउन स्पेसिफाइड होना चाहिए, मुझे ले जाना। तो चलिए जो बातें हमने आर्टिकल की पिछली क्लास में और अब थोड़ा एक ही और ऐड किया है, इन पर आधारित मैं कुछ वाक्य लिखता हूं। जितने भी आप साथी हैं, आपको हर प्रश्न को लिखना भी है और साथ ही साथ उनके उत्तर भी देने हैं। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। अपने मन के हिसाब से उत्तर देते वक्त आपकी थ्योरी कुछ ऐसी रहनी चाहिए, सोच कुछ ऐसी रहनी चाहिए, है ना, कि जैसे आप मेन एग्जाम के अंदर ही पेपर दे रहे थे, मेन एग्जाम दे रहे थे और वहां वो प्रश्न आपकी नजरों के सामने आ गया, उसका उत्तर आप क्या देंगे, ठीक है ना। ए पेन इज माइटर दैट अ स्वॉर्ड, बिल्कुल भाई मान सिंह जी, आपने एक फ्रेज लिखी है, एक पेन जो एक तलवार से भी ज्यादा जो है वो ताकतवर होता है, तो कलम जो है वो तलवार से ज्यादा काम कर जाती है। कई बार आपने कुछ ऐसा लिखा जो लोगों के दिलों पर छाप छोड़ गया, यही है। तो चलिए अब मैं कुछ आपको सेंटेंस देता हूं, उन सेंटेंस के ऊपर काम करते हैं। ये उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। सेंटेंस के ऊपर बातचीत करते हैं, देखते हैं किस पे क्या आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा, आप ही करेंगे ये सारा काम जो भी करना है। चलिए एग्जाम्पल, 3 पॉइंट्स पर आधारित ही एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फिर याद दिला देता हूं। कौन से एग्जाम्पल,
किस रूल पर आधारित है? जो 3 पॉइंट मैंने आपको लिखा है, प्योर बेस्ड उदाहरण उन्हीं पे होंगे। इक्के दुक्के कुछ चेंज करूंगा ताकि थोड़ा बहुत आपका दिमाग का भी परीक्षण हो जाए कि कैसे क्या कर रहे हो नहीं कर रहे, ठीक है ना। आज कुछ समझ गया सर, कोर्स आज ही लिया है तो कोर्स दोस्त आज ही लिया है तो समझ में कैसे आएगा? यूं तो है नहीं, इधर से कोर्स लिया और इधर से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और ये तो आप भाषा पढ़ रहे हो, तो अगर आपने आज कोर्स लिया है तो मेरी तो आपको वैसे कोर्स की स्पेलिंग जो है आपकी भारी गलत है, ठीक है ना, उसको सही करिएगा। लेकिन इतना जरूर सलाह दे देता हूँ, रेगुलर लेक्चर देखना दोस्त, पिछले जो लेक्चर हो प्लीज़ आपसे निवेदन है देखकर जरूर आ जाइएगा, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ भाई, ब्लैंक स्टूडेंट शुड लिसन टू हिज टीचर। ऑप्शन क्या है? सारे ऑप्शन है, ए, एन, द और जीरो आर्टिकल, ये आपके ऑप्शंस है भाई। कोई मित्र चाहे कि ऑप्शंस क्या होंगे सर, ये लो मैं ऑप्शंस दे देता हूं आपको। ऑप्शंस हैं ए, एन, द भी ऑप्शन में है, और स्क्रॉस का क्या मतलब हुआ? जीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल, कुछ भी कह लो, जीरो आर्टिकल कह लो या नो आर्टिकल कह लो। ये सारे आपके ऑप्शंस हैं साथियों, इनमें से ही कोई एक आपको यहां पे लगाते रहना है। साथ साथ लिखते रहिएगा, अपना आंसर भी सोचते रहिएगा। ब्लैंक स्टूडेंट शुड लिसन टू हिज टीचर। फिर है अगला सेंटेंस, ब्लैंक ब्लैंक किस स्थान छोड़ा है? गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। तीसरा लिखते हैं, ब्लैंक स्टूडेंट हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर should listen to his teacher carefully. Water is always pure. Blank honesty is blank best पॉलिसी। अभी मैंने इतने सेंटेंस लिखे, आपको इन्हीं में फॉर्मेट बता देना भी। सर यदि नाउन प्लूरल हो और वो काउंटेबल हो तो रामनिवास जी एक बात तो पक्की है, प्लूरल होगा। आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल ए या एन, ए हो चाहे एन हो, इन दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक। ए और एन का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक। अब आप जैसे कह रहे हो कि अगर गुरुजी नाउन प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो ए और एन का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ए और एन का हिंदी अर्थ हुआ एक, तो ये तो नहीं लगा पाएंगे। अब बात आएगी सर वो काउंटेबल भी तो है। दोस्त काउंटेबल होगा, ए और एन तो लग नहीं पाएगा, तो दो ऑप्शन बच गए, या तो लगेगा द आर्टिकल और या लगेगा जीरो आर्टिकल। यही तो मदद होती है। ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको लिखा है ना, ये रामबाण औषधि है। बस ये 3 पॉइंट पर आधारित कुछ वाक्य है, इक्के दुक्के में इधर उधर करूंगा, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा सेंस डेवलप हो, है ना, हमारी क्षमताएं बढ़े, उस आधार पे। बाकी आगे तो पढ़ेंगे। ऑनलाइन साथियों ने आंसर भी दिए भी, आपने सभी ने, थोड़े बहुत गलत सही जो भी चल रहा है चेक कर लें। बस प्रश्न के नंबर अटैच करके उत्तर दे दिएगा आप। बाकी लगभग आप साथियों ने प्रश्न का नंबर लिखा ही है, कुछ साथियों ने सीधा ही ए या द जीरो आर्टिकल जो भी लिख रहे हो। और लिखेंगे सेंटेंस, एक बार तो मैंने 5 लिखे हैं। चलिए बढ़ जाऊं आगे,
थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे इसी पेज पे अपने, औरों में क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसा आप कहोगे, या पहले इनके उत्तर पे बात करें। लगभग साथियों ने आंसर दिए हैं। गलत सही कोई समस्या नहीं है, आप गलत दे रहे हो सही दे रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां गलती कर रहे हो कर लो गलती, ये काम ये जगह गलती करने की है, लेकिन यहां के बाद मेन एग्जाम वाले दिन गलती ना हो उससे बचने की है। स्टूडेंट नाउन नहीं होता है, अभी जो ऑनलाइन साथी पूछ रहे हैं ना, स्टूडेंट नाउन नहीं होता है। मैंने प्रोनाउन तो ब्रैकेट में लिखे थे ना। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम ही होता है। ठीक है, चलिए भाई उत्तर बताइए। चलिए भाई दोस्तों आपको उत्तर बता देता हूं। ब्लैंक स्टूडेंट शुड लिसन टू हिज टीचर। स्टूडेंट एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है जी। स्टूडेंट जो है वो शुड लिसन टू हिज टीचर, स्टूडेंट को अपने टीचर को सुनना चाहिए। ठीक है, कौन से स्टूडेंट को? ग्रेड 4 की तैयारी करें उनको, मान लो ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं उनको, है 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको, यूपीएससी की तैयारी करें उनको, किसकी बात हो रही है? सभी बच्चों की बात हो रही है। तो यहां पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? अपने टीचर की बात सुननी चाहिए। इसमें सब काउंट होते हैं। स्टूडेंट आपका जी एक वचन है बहुवचन, मतलब सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है जी। सामान्य अर्थों में बात हुई है। ये सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ है ना, काफी सॉलिड मामला है, जल्दी से विशेष अर्थ समझ में नहीं आ पाएगा। हाँ, कोई विशेष अर्थ को लेकर एक मदद मैंने आपकी करी है, वो ऑफ, दैट, WH वर्ड या प्रोनाउन वाली, वो आपकी काफी हद तक मदद करेगी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उन पर आज हम बात भी करेंगे। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर स्टूडेंट शुड लिसन टू हिज टीचर, स्टूडेंट को अपने टीचर की बात सुननी चाहिए। सभी के बारे में बात हुई। एक तरीके से आर्टिकल जो लग जाएगा वो लगेगा जी ए। जिन जिन साथियों का आंसर ए था सही था। एक स्टूडेंट को अपने टीचर की बात सुननी चाहिए। एक स्टूडेंट कौन सा? कोई भी हो सकता है वो, हर स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है वो जो विद्यार्थी है। कुछ साथियों ने, दिक्कत ये हुई, कुछ साथियों ने स्टूडेंट में आर्टिकल एन का प्रयोग किया है। ये थोड़ी मेरे लिए समस्या वाली बात हो गई कि यार एन कैसे सोचा? तो पक्की बात है शायद तक उस बच्चे ने क्या किया होगा, मैं थोड़ा सा आपको लिख के बताता हूं। स्टूडेंट को हिंदी में यूं लिखते हैं भाई, ये हो गया। पहला लेटर क्या आ रहा है? से सलेटी वाला आ रहा है। कई जगह पे इसको बोला जाता है स्टूडेंट। क्या बोला गया है? स्टूडेंट। कई जगहों का मतलब जो व्यक्ति जहां से बिलोंग करता है, आप जहां से भी जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ना, आपकी क्षेत्र विशेष की बोली भाषा आपके लहजे में आए बगैर नहीं रहती भाई। स्वाभाविक सी बात है। आप हो, मैं हूं, हम सब पर लागू होती है ये बात। ठीक है, मेरे हरियाणा टच है तो मेरी आवाज में हरियाणा का टच, ठीक है ना, ये टच आए बगैर नहीं रहेगा, होता ही स्वाभाविक सी बात है। जैसे मेरे क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है ना, सिरसा, फतेहाबाद, ये जो क्षेत्र है, आमतौर पर देखा है मैंने यहाँ पर आधा सह बोलने का, हमारे आधा सह छोड़िए, आप आधा कोई अक्षर बोलने की स्कीम थोड़ी कम ही चलती है बहुत सारे लोग। ऐसा नहीं है कि ये कोई यूनिवर्सल बात है, सार्वभौमिक सत्य है, नहीं, आवाज में बोली में रहता है वो। जैसे संकल्प होता है, संकल्प हमारी साइड लोगों से संकल्प जल्दी से, हर किसी से नहीं बोला। कुछ साथी हैं जो संकल्प बोलते हैं, संकल्प, विकल्प, विकल्प दे दो, विकल्प नहीं, विकल्प ले पूरा बोल रहे हैं वो। स्कूल को स्कूल बोल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सलेटी वाला पूरा लग जाता है, ऐसे लगता है जैसे पूरा बोला। तो ये एक भाषा विशेष का रहता है इंपैक्ट, प्रभाव। सीकर, झुंझुनू के मेरे जो साथी रहते हैं, उनकी आवाज में आप कभी देखिएगा, उनसे पूछो आप, ऐसा नहीं कि सब पे लागू होगी। कहीं आप मेरी बात को ये मानो कि नहीं हम तो नहीं बोलते, वो तो नहीं बोलता, हर किसी पे लागू नहीं होती। बहुत सारे साथी हैं जो बोलते हैं। जैसे संस्कृत होता है तो क्या बोलेंगे? संस्कृत। संस्कृत को क्या बोलेंगे? संस्कृत या संस्कृत। संस्कृत तो बहुत दुनिया बोल रही है, संस्कृत। भाई कै के नीचे री की मात्रा लगती है, तो सही उच्चारण क्या? संस्कृत, कृत हुआ वो, पर संस्कृत। अब वो क्या प्रभाव है बोली का, क्षेत्र विशेष का। तो ऐसे ही बहुत सारे साथी स्टूडेंट को स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट, ई का साउंड ले आते हैं वो। तो ई के चक्कर में आप क्या कर बैठोगे? कहीं एन आर्टिकल। तो जिन्होंने एन का प्रयोग किया ना, मुझे जहां तक पर्सनली लग रहा है, पर्सनल तौर पर ये लिखा है उन्होंने, जबकि होता क्या दोस्त? ये रहता है, स्टूडेंट होता है। तो आप ये थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा ना। तो अब चलते हैं दोबारा से अपने उसी मामले की तरफ। तो स्टूडेंट शुड लिसन टू हिज टीचर। फिर आते हैं अपने पे, गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। सोना इन दिनों बहुत महंगा है, जीरो आर्टिकल।
कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्रॉस का मतलब क्या समझिएगा, जीरो आर्टिकल। कुछ साथियों ने द आर्टिकल का प्रयोग किया है, तो चलिए मैं कष्ट दूर करता हूं। द किया तो शायद उन्हें लगा होगा कि सोना इन दिनों बहुत महंगा है, तो गुरुजी सोने को विशेष बनाया गया है, सोने को विशेष बनाया। सोना हमेशा से महंगा था दोस्त, कभी सस्ता नहीं था। कोई कह दे कि तब सस्ता हुआ करता तो तब खरीद लेते। सोना जिस समय विशेष पे जो उसकी कीमत रही, जो रेट रहे, वो हमेशा उस समय विशेष को देखकर ज्यादा ही रहे थे। सोना इतना कभी सस्ता हुआ ही नहीं। मान लो आज जो सोने के भाव है, तो बीते हुए कल पे मान लो अगर 1 रुपया सस्ता था तो हमने लिया तो नहीं। सोना जो है जिस समय विशेष पे रहा, उस समय पे वो महंगे के तौर पे रहा है। तो कुल मिलाकर सामान्य अर्थों में बात करी गई, गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। सोना इन दिनों बहुत महंगा है, सदा से ही महंगा था। अच्छा, गोल्ड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, मतलब आप सोने को गिन सकते हो या नहीं गिन सकते? नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी वर्ब लगानी पड़े, वो कैसी आती है? सिंगुलर। ये बातें मैंने लिखवाई हुई है आपको। इज वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, ये आप बता दो। सभी को राम राम भाई। चल मैंने 10 स्टूडेंट्स में नहीं भाई। तो कुल मिलाकर गोल्ड काउंटेबल नहीं, वो सॉरी काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते। तो वो 10 ग्राम, 1 तोला, 2 तोला गिनते नहीं है, माप होता है, वो गिनते नहीं है। दूसरी बात, इज वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, सामान्य सी बात है, उत्तर दिया भी है साथियों ने, वर्ब है भाई, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। इस पूरे सेंटेंस के अंदर सहायक क्रिया नाम का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, ये वर्ब ही है, क्रिया है। गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, सोना इन दिनों बहुत महंगा है। देखो कई साथियों ने हेल्पिंग वर्ब लिखा है। जिसने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, रमेश जी, रेशमा जी, जिन्होंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है उन्होंने पिछले क्लासेस नहीं देखी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद क्या होता? या तो थर्ड फॉर्म होती या फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाला मामला, दोनों ही नहीं है। तो ये खुद वर्ब का काम कर रहा है। इस पूरे सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। पर कोई बात नहीं, टेंस पढ़ेंगे तो और सीख लेंगे, और इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और मैंने कहा था ना, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हर टॉपिक में पूछता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा आपसे पूछ लिया। कुल मिलाकर गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन था, आपने जीरो आर्टिकल लगाया, सामान्य अर्थों में बात करी। दूसरा पॉइंट पढ़ लो, यदि आपका नाउन प्लूरल हो या फिर काउंट अनकाउंटेबल हो और सामान्य अर्थों में प्रयोग किया गया हो, जीरो आर्टिकल मैंने लगा दिया जीरो। ये रहा अनकाउंटेबल, सामान्य अर्थों में बात करी है। तीसरा, स्टूडेंट हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, स्टूडेंट जो कि कॉर्नर में बैठा हुआ है, शुड लिसन टू हिज टीचर केयरफुली, उसे ध्यान से अपने टीचर की बात सुननी चाहिए। इस बार स्टूडेंट के बाद क्या लिखा हुआ देखो आप, WH वर्ड। कौन सा स्टूडेंट भाई साहब? कॉर्नर में जो बैठा हुआ, उसे अपने टीचर की बात ध्यान से सुननी चाहिए। स्पेसिफाइड हुआ, और स्पेसिफाइड होते कौन सा आर्टिकल लग जाना है? दा लग जाना है जी। ये इसका आंसर था तीसरे में। सही था आपका, बहुत सारे साथियों का सही था ऑनलाइन। अगला है, वाटर इज ऑलवेज प्योर, पानी हमेशा शुद्ध होता है। पानी, वाटर, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। आप और हम नहीं गिन सकते पानी को। 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, ठीक है ना, वो लीटर जो है वो माप है उसका। पानी की एक बोतल, ये संख्या बन सकती है, लेकिन पानी शुद्ध, वो पानी जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। आप और हम नहीं गिन सकते। पानी काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल नाउन। इज वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? इज वर्ब है हेल्पिंग वर्ब? वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस के अंदर, वर्ब का काम कर रहा है। पानी हमेशा शुद्ध होता है, कौन सा? आपके घर का या मेरे घर का? पानी हमेशा शुद्ध ही होता है जी, चाहे कोई भी हो। तो सामान्य अर्थों में बात करी गई, जीरो आर्टिकल। क्रॉस का मतलब, इस क्रॉस का मतलब जीरो आर्टिकल। ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी, ये एक फ्रेज है, ये अपने आप में ही एक फ्रेज है जी। इस फ्रेज पर थोड़ा भरोसा करिएगा। फ्रेज में नियम, कायदे, कानून नहीं लगते। अरे सर इसके बाद तो ऐसा लगता, आपने बताया था कि इसके बाद तो ये लगता है, वो लगता है, नहीं। फ्रेज जो रहते हैं, आमतौर पर फ्रेजेस के साथ आपके मेरे नियम फेल हो जाते हैं। हमारे नियम सारे हैं जो फेल हो जाते हैं। ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी, यहां जीरो आर्टिकल होता है जी। ऑनेस्टी इज बेस्ट जो है, इसके साथ द आर्टिकल लगता है। वैसे मैं रूल जोड़ भले रहा हूं, बाकी फ्रेज था याद वैसे ही रखो। बेस्ट जो है ना जी, इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये एक डिग्री होती है जी, हम भी सीखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। आर्टिकल में कई बात होगी हमारी डिग्री को लेकर। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़े समय रुकिए, मैं आपको सही समय पे बता देता हूं। अभी आप आर्टिकल चल रहे हैं, इसी में नंबर आ जाएगा। लेकिन बेस्ट जैसे होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड होती है पॉजिटिव डिग्री, बेटर होती है कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आमतौर पर द आर्टिकल लगता ही है। मैंने द इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री थी, मैंने द इसलिए लगाया क्योंकि फ्रेज है। फ्रेज में जैसे होते हैं कहावतें, लोकोक्तियां, मुहावरे, उनमें जिस हिसाब से कोई बात बोल दी गई है वो वैसी की वैसी ही हमें फॉलो करनी पड़ती है, उसका अनुसरण करना पड़ता है। ऑनेस्टी, कईयों ने ऑनेस्टी लिखा था, ऑनेस्टली नहीं, ऑनेस्टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है।
ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लगभग साथियों का सही थे, इक्के दुक्की कुछ गलतियां थी, कोई बात नहीं, गलतियां स्वाभाविक बात है, धीरे धीरे सीख लेंगे। और लिखते हैं सेंटेंस। छठे पे आता हूं। 5 किए हमने अभी, 6 पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। लिख लीजिएगा, आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन कर लो। Blank water you are drinking is not pure. Honesty of my peon impressed me. सर ऑनेस्टी के आगे एन का यूज नहीं होगा क्या? स्कूल में पढ़ा है आपने और हमने सभी ने दोस्त, है ना? आपको पता है वो एन गुरुजी ने क्यों बताया था? सर लिख देता हूँ, ये लिखना मत भाई, बाकी सारे जितने ऑनलाइन साथी हैं वो तो मित्र की एक समस्या है, उसका निवारण करते हैं। ऑनेस्टी बोल दो या ऑनेस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। आपको पता है हमें स्कूल में इसके साथ आर्टिकल एन क्यों बताया गया था? क्योंकि गुरुजी ने कहा था ये ऑनेस्ट होता है। क्या होता है? ऑनेस्ट। पहले लेटर को देखकर आर्टिकल कौन सा बताया गया था? एन बताया गया था, साउंड के आधार पे। तो अब ये नहीं होगा कि हमेशा ही इसके साथ एन लगाना ही है, ऐसा कभी कोई नियम था ही नहीं। वाक्य में संज्ञा को किस प्रकार से प्रयोग में लाया गया ये मायने रखता है, ठीक है ना? तो चाहे एन ऑनेस्ट चाहे एन ऑनेस्ट लगा सकते हैं एन की, अगर जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, ऐसे ही थोड़ी लगाते हैं। तो जो स्कूल में बताया था बिल्कुल सही बताया था। वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाना होता है वो बात है, उस नाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब आपने कहा है तो एक सेंटेंस और लिख दिया मैंने। एक्सपेंसिव किसे कहते हैं भाई? महंगे को। ब्लैक गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ये लिख दिया मैंने सेंटेंस। लीजिए जी, कुछ और वाक्य हैं आपकी सेवा में। मैन हु इज इन ब्लैक शर्ट इज माई फ्रेंड, ब्लैंक मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का क्या अर्थ होता है मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा होता है, और इसमें ऐसा कोई मीनिंग आया नहीं। इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित करना होता है, और ऐसा इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है जो आपको नहीं हो। प्योर का मतलब शुद्ध होता है। आप अपने आंसर पर थोड़ा विचार करिएगा, लिख भी लीजिएगा, है ना?
चलिए भाई, सब साथी जो है, अच्छी बात मुझे जो लग रही है ना वो ये लग रही है, आप सभी साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गलत उत्तर सही उत्तर ये मायने नहीं रखता, सीख जाएंगे। और विद्वान बनना नहीं है कि वो सब चीज़ें ही समझ में आ जाए, बस अब तो कोई कमी रहे नहीं। भाषा पढ़ रहे हो, तथ्य वगैरह पढ़ रहे होते तो समझ लेते कि एक पेज पर कोई 5 तथ्य लिख दिए, परमानेंट याद हो जाए। भाषा पढ़ रहे हो, भाषाओं में उतार चढ़ाव चलेगा। कितने आप में से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अंग्रेजी की क्लास लास्ट बार कब पढ़ी है याद ही नहीं है, अंग्रेजी विषय के साथ उनका आमना सामना कब हुआ याद ही नहीं है, बहुत पहले वो बात की बात है याद ही नहीं है कब हुआ। ये भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं। अंग्रेजी में हाथ कतई तंग है, स्वाभाविक बात है, पढ़ाई नहीं। अब ये तो इस एग्जाम के अंदर सरकार ने नियम बना दिया कि अंग्रेजी के भी प्रश्न पूछे जाएंगे 10वीं के स्तर के, नहीं तो सामने पैसे दे दे तो नहीं पढ़े व्यक्ति कि ले मैं कुछ पैसे देता हूं और अंग्रेजी विषय पढ़ ले, मतलब ही नहीं है। ये तो एग्जाम के अंदर आ रहा है, इसलिए हमारी हो सकता है मजबूरी हो कि पढ़ने पड़ेंगे यार, क्या ही इलाज है, जितना सीख लेते हैं बढ़िया ही है। किसी को लग रहा है कि अगर 10 प्रश्न आएंगे तो एक काम करते हैं यार, कुछ दिन क्लास लेंगे तो 10 में से 2 तो ठीक हो जाएंगे, 3 तो ठीक हो जाएंगे, 4 ठीक हो जाएंगे, कुछ इसी उद्देश्य से ही बैठे होंगे। सबका अपना अपना एक मोटिव रहता है। कईयों को लगता है बस वही विद्वान है, उनको किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। नहीं दोस्त, अब आप सीखने बैठ चुके हो, ज्ञान लेने बैठे हो, तो इसलिए आपका विनम्र होना अति आवश्यक है, पहले जरूरत बनती है आपकी। चलिए भाई, उत्तरों पे बात करते हैं। मॉर्टल का मैंने मीनिंग लिखा था नश्वर, थोड़ी देर में बात करते हैं कि ये नश्वर क्या होता है, पर पहले एक बार ऊपर से। वाटर यू आर ड्रिंकिंग इज नॉट प्योर, पानी जो तुम पी रहे हो शुद्ध नहीं है। वाटर यू आर ड्रिंकिंग इज नॉट प्योर, द आर्टिकल लगेगा। वाटर के बाद क्या लिखा हुआ है, यू, स्पेसिफाइड नहीं हुआ क्या? सामान्य पानी की बात हुई क्या? नहीं, पानी जो तुम पी रहे हो शुद्ध नहीं है, पानी जो तुम पी रहे हो शुद्ध नहीं है, स्पेसिफाइड हुआ। और स्पेसिफाइड होते ही कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल लगेगा। बहुत सारे साथियों ने छठे में 0 आर्टिकल लिखा हुआ है। आई बात समझ में? तो पानी जो तुम पी रहे हो शुद्ध नहीं है। अब 2 बातें हो रही है इसमें, आपसे पूछी जानी अति आवश्यक है, क्योंकि सीखा हुआ भी है। द आर्टिकल से लेकर प्योर तक, यहां तक सेंटेंस के अंदर सहायक क्रिया कौन कौन सी है, सहायक क्रिया पूछ रहा हूं, कौन कौन सी है हेल्पिंग वर्ब, ये मेरा प्रश्न है आपसे। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब कौन कौन, और ऐसे पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से रखिए। मैं आपको केवल यूं ही नहीं कि चलते चलते पूछ लिए, कुछ भी पूछ लिया, ना ना, इन दिनों एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न खूब बन रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में से है सही हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करके बताइए कौन सी है, ये प्रश्न होता है। इस पूरे वाक्य में ये जो आर लिखा हुआ ना मित्र, आर, ये तो है जी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। आर तो है सहायक क्रिया। इस किसका काम कर रहा है, इस कर रहा है वर्ब का काम, कोई सहायक क्रिया नहीं है इस। अच्छा, ड्रिंकिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी, 4th फॉर्म है, वर्ब की 4th फॉर्म। पानी जो तुम पी रहे हो, यू के लिए लगाया था आर, पानी जो तुम पी रहे हो। अब ये इस जो लिखा हुआ है ना, ये किसके लिए लिखा है पता है आपको, पानी के लिए। पानी जो तुम पी रहे हो शुद्ध नहीं है। क्या शुद्ध नहीं है, पानी। पानी जो है वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन हो ना। अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, इसीलिए ये सिंगुलर वर्ब लिखी हुई है। फौजी मोहम्मद जी एक साथी अपने साथ कह रहे सर अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया। स्वाभाविक बात है, पूरी गुंजाइश लग रही है मुझे कि आज पहला दिन है आपका क्लास में, इससे पिछले क्लास जो हुई अंग्रेजी की वो आपने नहीं देखी। स्वाभाविक सा लग रहा है मुझे, ऐसे ही, पता नहीं, हो सकता मैं गलत हूँ, वास्तव में गड़बड़ हो रही हो। हिम्मत रखिए, पड़ेगी पार, निश्चिंत रहिए। अब लॉजिकल सेंटेंस चल रहे हैं, पीछे जो 3 पॉइंट्स मैंने पिछली क्लास में लिखवाए हैं वो शायद आपने लिखे हुए नहीं होंगे, पूरा हिसाब किताब। एक कॉपी लेके, क्या पता टाइम पास ही चल रहा हो, कॉपी लेके बैठे हो, है ना। थोड़ा सा आप भरोसा रखिए, चीज़ें आएंगी समझ में, निश्चिंत रहिए। पूरे लेक्चर तो देखने पड़ेंगे, पिछले, आगे तो देखने हैं ही कंटिन्यूटी में। सर आप सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, फ्रेजल, वर्ब, वोकैब, इनकी भी क्लास लेना, शुरुआत लास्ट में, धन्यवाद। लास्ट में लेंगे, पहले लेंगे, वो मेरे हाथ में भी है ना, वो मैं जैसा मुझे उचित लगेगा वैसी क्लास होंगी, लेकिन हाँ क्लास होगी, ये निश्चिंत रहो। सर मैंने पूरी क्लास ली है, फिर तो समस्या वाली बात है, फिर तो अभी मेरे पे आ गई समस्या, और थोड़ा प्रयास करवाना पड़े, कोई बात नहीं, आर्टिकल पे थोड़े टिके रहिए, आएंगी चीजें समझ में, ठीक है। तो वाटर यू आर ड्रिंकिंग इज नॉट प्योर, पानी जो तुम पी रहे हो शुद्ध नहीं है। पानी अनकाउंटेबल था, लेकिन आप ध्यान से पढ़ के हिंदी अर्थ तो बनाओ। पानी जो तुम पी रहे हो, स्पेसिफाइड वर्ड, स्पेसिफाइड होते ही कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल।
ऑनेस्टी ऑफ माई पियोन इंप्रेस्ड मी। ऑनलाइन एक साथी ने कहा था कि गुरुजी ऑनेस्टी के साथ तो आर्टिकल एन लगता है ना, ये लो भी दोस्त, कौन सा आर्टिकल लगा लेते हैं इस बार, दा लगा लेते हैं। ऑनेस्टी ऑफ माई पियोन, मेरी चपरासी की ईमानदारी ने इंप्रेस्ड मी, मुझे प्रभावित किया। किसकी ईमानदारी ने प्रभावित किया? चपरासी की ईमानदारी ने। स्पेसिफाइड। आप में से आप सभी साथियों को मेरी एक सलाह है और उस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी किसी एक शब्द पर भरोसा मत करिएगा कि ले भाई इस मीनिंग के साथ ये फला आर्टिकल लगता है, वो चाहे ए है या एन है या दा है या फिर जीरो आर्टिकल, इस मीनिंग के साथ ये फला आर्टिकल लगता है, ऐसा कोई रूल नहीं है अंग्रेजी में, खासतौर पे आर्टिकल में। जरूर ध्यान रखें सर, ए या एन या दा लगाने के लिए सबसे पहले वाक्य का अनुवाद करना जरूरी है। स्वर व्यंजन देख के चिपका दे, नहीं चिपकाना है ना, जैसे चिपकाओगे मामला ऐसा चिपकेगा कि उतरेगा ही नहीं चिपकाना। बिना हिंदी अनुवाद किए किसी भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो पूरी गुंजाइश है कि हिसाब किताब गलत ही बैठेगा। ठीक है, अनुवाद नहीं आते स्वाभाविक बात है, हो सकता है अनुवाद में थोड़ी समस्या हो, धीरे धीरे प्रयास करिए, समझ में आएगी बात। अनुवाद पे थोड़ा काम होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं। द ऑनेस्टी ऑफ माई पियोन इंप्रेस्ड मी, मेरे चपरासी की ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया। ऑनेस्टी के ठीक बाद क्या लिखा? ऑफ। स्पेसिफाइड हुआ, स्पेसिफाइड होते कौन सा आर्टिकल? द। एक शब्द को देखकर कभी आर्टिकल मत सोच लेना कि ओहो गुरुजी ने उसके साथ तो ये बताया था आर्टिकल। आपको जो समझ में वो आर्टिकल लगाया जा सकता है, केवल बात यह है उस संज्ञा का प्रयोग वाक्य में किया किस प्रकार है, ये जरूरी है। अब अगले पे चलते हैं। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, इस बार मैं ऑनेस्ट का भी इलाज कर देता हूं। कौन सा आर्टिकल लगेगा? एन लगेगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब कहीं सोचे कभी ऑनेस्टी के साथ ए लग रहा है, कभी दा लग रहा है, कभी ये कभी वो, वाक्य तो देख मीनिंग के साथ कहां लगा रहा हूं। जब मेरे को कंफर्म हो गया कि यार एक का अर्थ आ रहा है, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है, वो एक ईमानदार आदमी है, वो एक बेईमान आदमी है, वो एक भ्रष्ट आदमी है ना, वो एक परोपकारी आदमी है, वो एक भला आदमी है। मुझे जो जच गया कि यार ए या एन का एक का अर्थ होगा, एक का अर्थ अगर मेरे जच चुका है तो एक का अर्थ जैसे ही जमे, याद रखिएगा एक का भाव आते ही आपके पास दो ही आर्टिकल है, एक तो ए और एक एन। अब ए और एन का निश्चय कैसे करेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे? हिंदी में लिखकर। ऑनेस्ट को हिंदी में लिख लो, आपको पता चल जाएगा एन लगेगा। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। किसकी विशेषता बताई जा रही है? नाउन की। कौन है नाउन? मैन, आदमी। इस आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? ऑनेस्ट। बेईमान आदमी होता तो मैं यहां पे ऑनेस्ट नहीं लिखता, भ्रष्ट आदमी होता तो मैं करप्ट लिखता। तो आदमी की विशेषता बता रहा है ऑनेस्ट, और संज्ञा की विशेषता बताने का काम विशेषण करते हैं। इस विशेषण के साथ भी आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो, कर दिया तो ये कर दिया मैंने। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ये लग गया भाई। आई बात समझ में? सर कितने बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं? भाई 3,500 बच्चे हैं फिलहाल तो मेरी क्लास में। तो अब अंग्रेजी में 3,500, मुझे लगता है जीके वाली और वो बाकी जो आपकी क्लास होती होंगी उनमें तो संख्या और भी ज्यादा होती होगी। तो हम इंग्लिश से हिंदी कर लें, इसका सॉल्यूशन बता। स्कूल की किताब पढ़ने नरेश जी, तीसरी क्लास की किताब आप खरीद लो। एक बार खरीदना नहीं पसंद है तो एक काम करो, एनसीईआरटी की किताबें डाउनलोड होती है, अंग्रेजी की किताब का एक पार्ट डाउनलोड कर लो, एक ही पार्ट फ्री में ही हो जाएगा, है ना, पैसा नहीं लगाना, 1 रुपया नहीं लगाना अभी पहले शुरू में। तीसरी क्लास की किताब को डाउनलोड, चौथी, तीसरी, 5वीं क्लास की कोई एक किताब डाउनलोड करिए अंग्रेजी वाली, उसका ट्रांसलेशन करिएगा, पार्ट का, किसी भी एक पार्ट का, पोएम ना हो बस, कविता नहीं, कोई चैप्टर टाइप का हो, उसका अनुवाद करिएगा और आपको पता चल जाएगा कि अनुवाद करना किसे कहते हैं और हम कितने पिछड़ रखे हैं अनुवाद में। कोई साथी अगर तीसरी, चौथी, 5वीं में अच्छा कर पा रहा है तो 6ठी पे आ जाओ, 7वीं पे आ जाओ, 8वीं पे आ जाओ, कोई भी एक चैप्टर डाउनलोड करके आप प्रयास करिएगा। फिर उन किताबों की रिफ्रेशर आती है, मतलब जिसको पासबुक बोलते हैं ना, वैसी आती है, उनकी आप मदद लेकर उनका अनुवाद करना सीखें। यही एकमात्र तरीका है अनुवाद करने का, और कोई तरीका नहीं। गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, अफ्रीका का जो सोना है वो ज्यादा महंगा नहीं है भाई। इस बार गोल्ड को फिर किया गया स्पेसिफाइड, और स्पेसिफाइड करते कौन सा आर्टिकल लग जाएगा? द आर्टिकल लग जाएगा। ये लो जी, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका स्पेसिफाइड है। अफ्रीका का सोना इतना महंगा नहीं है। इस वर्ब का काम कर रहा है, फिर से कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं है, ये भी इस जो है वो हेल्पिंग ऑफ नहीं है, वर्ब का काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है। इन सेंटेंस के अंदर अभी तक यहां ये एक आर हेल्पिंग ऑफ जरूर आई थी, बाकी सारे मामले अभी तक जो चल रहे हैं वो वर्ब के चल रहे हैं, सहायक क्रिया के चल ही नहीं रहे। अब अगले पे चलते हैं। मैन हु इज इन ब्लैक शर्ट, आदमी जो कि ब्लैक शर्ट में है, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। मैन, मैन के बाद क्या लिखा है?
WH वर्ड। एक बार के लिए मैं आपको बताऊं, WH वर्ड ना भी होता ना, जैसे मैन इन ब्लैक शर्ट, मैन इन ब्लैक शर्ट इज माई फ्रेंड। मान लो आप गली से गुजर रहे हो, आपको एक गली के अंदर आपका कोई मित्र दिखाई दिया और आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है जो इस दोस्त को नहीं जानता। आपने कहा मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट इज माई फ्रेंड, आदमी जो कि गली में है मेरा दोस्त है। तो आप द आर्टिकल लगाओ, द मैन, आदमी, कौन सा आदमी, इन द स्ट्रीट जो कि गली में है, इज माई फ्रेंड मेरा दोस्त है। स्पेसिफाइड हुआ, विशेष हुआ, विशेष होते ही कौन सा आर्टिकल, द लग गया। इसलिए लिखा मैन हु इज इन ब्लैक शर्ट, आदमी जो कि ब्लैक शर्ट में है, इज माई फ्रेंड मेरा दोस्त है। इस पूरे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग ऑफ कौन सी है, द स्विम। आर्टिकल तो द लगा देता हूं, द स्विम है हेल्पिंग ऑफ। आपको बात बताऊं, 10वें वाक्य के अंदर कहीं भी कोई सहायक क्रिया है ही नहीं, हेल्पिंग ऑफ है ही नहीं, ठीक है ना। करप्ट हो तो भी एन का प्रयोग कर देना, क्यों कर देना, करप्ट हो तो एन का प्रयोग क्यों कर देंगे शिवशंकर जी। करप्ट होगा तो कैसे शुरू हुआ, क्या कॉन्सोनेंट में आता है या वोवल में, मतलब स्वर में आता है या व्यंजन में, व्यंजन में। ही इज ए करप्ट मैन, ए लगेगा, आई बात सुने, WH मीन्स द आएगा। ऐसा मान लो, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सल चीज है, पर फिर भी। तो 10वें में कोई साइक्रिया थी नहीं, ये भी इज वर्ब था, ये भी इज वर्ब का काम कर रहा है, साइक्रिया कोई है ही नहीं वाक्य के अंदर। 11वें पे आते हैं, मैन इज मॉर्टल। बात आ रही है जी, मैं कर रहा हूं यहां पर जीरो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगा रहा हूं। पहले क्यों नहीं लगा रहा हूं अभी समझा देता हूं। पहले मुझे ये बताओ मॉर्टल का अर्थ हिंदी में तो हुआ नश्वर, और नश्वर को क्या कहते हैं, क्या होता है नश्वर। सर आगे का इज प्रोनाउन है, कौन सा इज, नहीं भाई वो भी वर्ब है, कोई प्रोनाउन नहीं है इसमें। मैन हु इज इन ब्लैक शर्ट, लड़का जो कि, आदमी जो कि ब्लैक शर्ट में, इज माई फ्रेंड मेरा दोस्त है, ठीक है ना। है का भाव दे रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, ये भी इज वर्ब है, ये भी इज वर्ब है ना, कोई प्रोनाउन नहीं है भाई प्रदीप जी। अब बात करते हैं मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब नश्वर। नश्वर किसे कहते हैं, जिसका नाश होता है, जिसने जन्म लिया है उसने एक ना एक दिन मरना ही है, चाहे फिर वो आप है, मैं हूं, हर किसी ने जिनका जन्म हुआ है उन्होंने एक ना एक दिन मरना ही है, कोई पहले कोई बाद में। आदमी नश्वर है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके बारे में बात हुई है, मेरे बारे में बात हो रही है, आपके लिए कह रहा है या मेरे लिए, आदमी नश्वर है, आप नश्वर हो या मैं, हम सबको काउंट किया इसने, हर कोई नश्वर है जी। अब मैं आपको एक आगे नियम जरूर आएगा इसका, लेकिन थोड़ा चेक करने के लिए, क्योंकि मैन के साथ आपने जो है, मैन के साथ आर्टिकल कहीं तो हम दा लगा के आए, ये रहा, इस मैन के साथ वही सेम स्पेलिंग है, मैन और मैन, एक स्पेलिंग मैन के साथ द आर्टिकल लगाए। इस बार आदमी नश्वर है, मैं कह रहा हूं जीरो आर्टिकल, मैं समझाता हूं। सर ऑनेस्ट के साथ ए लगेगा, ऑनेस्ट कहां स्वर है, वो तो एच से शुरू होगा, लक्ष्मण जी मेरे दोस्त मेरे मित्र। इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंदी में लिखना है, एच को नहीं देखना। इस हिसाब से तो आप यूरोपियन की स्पेलिंग के साथ भी ए नहीं लगाओगे फिर, क्योंकि ई आ गया तो पूरा मुझे लग रहा है कि दिमाग में AEIOU पूरा अंदर तक जा रखा है ना। मैं आपको बताऊं, हिंदी में लिखना होता है, हिंदी में पहला अक्षर देखना होता है। ऑनेस्टी को लिखना, ऑनेस्ट लिखा, ओ का, आ का भाव आया, आ का भाव आया तो आर्टिकल कौन सा लगना है, एन लगना होता है दोस्त। आपका तो हिसाब किताब कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। इंग्लिश में नहीं लिखने होते थे गुरुजी, हमें हिंदी में लिखवाते थे वो, कि बेटा हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखते थे तो वो चेक करना पड़ता था कि हिंदी में पहला अक्षर कौन सा है, अंग्रेजी में नहीं। तो मैन इज मॉर्टल। आगे मैं एक रूल पढ़ाऊंगा, अभी के लिए सुन लीजिएगा। कुछ शब्द है मेरे पास, मैन, वुमन, लाइफ, साइंस, आर्ट, नेचर, डेथ। कईयों ने सुन के अनसुने कर दिए, दोबारा सुनो। मैन, वुमन, लाइफ, साइंस, आर्ट, नेचर, डेथ, डेथ, ऐसे कुछ शब्द हैं अपने पास अंग्रेजी में। ये कहता है इनके साथ अगर इनका प्रयोग सेंटेंस में व्यापक अर्थों में हो, व्यापक का मतलब जिसमें सारी जनता काउंट है, किसी एक व्यक्ति विशेष को आइडेंटिफाई नहीं करवा रहा हो, सबकी बात हो रही हो, तो आमतौर पर कोई आर्टिकल नहीं लगता। आदमी नश्वर है, कौन सा, आप या मैं, सब। तो व्यापक अर्थों में बात हुई ना, जीरो आर्टिकल। चिंता मत करिए, मैं आगे सही समय आने पर लिखवाऊंगा, सिर्फ चेक करने के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैन इज मॉर्टल, किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इसमें क्यों लगाया फिर था, स्पेसिफाइड था जी। आदमी जो कि ब्लैक शर्ट में, दुनिया भर के सारे आदमी ब्लैक शर्ट में है क्या, नहीं। आदमी जो कि ब्लैक शर्ट में मेरा दोस्त है, और आदमी नश्वर है, कौन, आप या मैं, सब। तो आदमी की बात जब व्यापक अर्थों में हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते, आदमी को जब विशेष बना रखा हो तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यह तरीका होता है, ठीक है ना। सर कंफ्यूज हो रहे हैं, सेंटेंस होंगे शुरू में होंगे, आर्टिकल है ये, ठीक है ना। तो वाक्य की पहचान करे बगैर आप आर्टिकल लगा ही नहीं पाएंगे, तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक बात है, धीरे धीरे सीख जाओगे, निश्चिंत रहो, ठीक है ना। चलिए बढ़े, तो ये हो गए जी 11 सेंटेंस। अब एक काम करते हैं,
ये 11 सेंटेंस से हमारी थोड़ी बहुत नींव पे काम हुआ है। 3 जो शुरू के मैंने पॉइंट लगे तो नींव पे काम हुआ है, असली खेल तो अब शुरू होगा। तो सबसे पहले इस बार सारे सही हुए, अच्छी बात है। अब चलिए, अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, जैसे मैंने आपको स्टेप बताए थे कैसे कैसे आर्टिकल को सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आर्टिकल में अब बात करने वाला हूं इन 3 पॉइंट्स के अलावा। अब हम अपना टाइटल रखेंगे, शीर्षक रखेंगे यूज ऑफ द आर्टिकल का क्या प्रयोग, कहां प्रयोग किया जाता है द आर्टिकल का। फिर द के बाद मैं दोबारा आऊंगा, निश्चित रहिए, आर्टिकल ए और एन। अभी ए और एन खत्म नहीं हुआ है, ए और एन के अंदर कुछ विशेष स्कीमें हैं, उन पर बात करेंगे। फिर आएंगे अपने जीरो आर्टिकल पे कि कहां आर्टिकल लगता ही नहीं है, उस पॉइंट पे दोबारा आऊंगा। ये तो सबका मिक्स खेल किया हमने, 3 पॉइंट्स को अपना आधार बनाकर। आगे कुछ और खेल करने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले यूज ऑफ द, फिर हम पढ़ेंगे, हो सकता है पहले जीरो आर्टिकल या आर्टिकल ए और एन में से कोई एक पढ़े, है ना। जो अगर जीरो आर्टिकल पहले पढ़ लिया तो ए और एन बाद में, ए और एन पहले पढ़ लिया तो जीरो आर्टिकल बाद में, हम पर निर्भर करेगा। और कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, मतलब कुछ भाव, कुछ फ्रेज आपको सिखा दूंगा, निश्चिंत रहिए। चलो एग्जांपल नंबर 2 को समझाना। कौन सा था दूसरा? ये था सोना इन दिनों बहुत महंगा है। सामान्य अर्थों में बात हुई थी, सोना सदा से ही महंगा था, कोई आज की कल की बात है ही नहीं। तो सोना इन दिनों बहुत महंगा, सदा ही महंगा था। गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग आप और हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और स्पेसिफाइड इसे किया नहीं गया है, तो जीरो आर्टिकल हमने लगाया था इसके अंदर। ये था भी गुरदीप जी। चलिए बढ़ते हैं, टाइटल रखो भाई, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द आर्टिकल का प्रयोग करना अपने सीख लेते हैं। कहां कहां द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, इसके अंदर सीखते हैं। कोई 1 2 3 ऐसे मैं पॉइंट नहीं लगाऊंगा, ऐसे स्टार लगा लगा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से बात करेंगे कहां क्या हिसाब किताब रहेगा। अब हमारा पूरा ध्यान जो है वो द आर्टिकल पे रहने वाला है जी। द आर्टिकल का एक पैटर्न हमारे हाथ में अभी फिलहाल, कौन सा, कि किसी भी नाउन के ठीक बाद यदि दैट या WH वर्ड या ऑफ, जिसको ऑफ बोलते हैं, या कोई प्रोनाउन ही, वी, शी, दे, ऐसा कोई मामला दे रखा हो, तो वो नाउन शायद तक स्पेसिफाइड हो जाएगा, मतलब विशेष हो जाएगा। और विशेष होते ही कौन सा आर्टिकल लगा देना, उसके साथ द आर्टिकल लगा देना। कोई 100% भरोसा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 90% भरोसा हम इस पर करके चलेंगे, पार पड़ सकती है। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं भाई, यूज ऑफ द आर्टिकल का कहां कैसे क्या प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं पता। पहला पॉइंट लिख रहा हूं जी इसके अंदर, उस पहले पॉइंट का नाम तो होता है एनाफोरिक, ANAPHORIC, एनाफोरिक यूज। पर आप सभी से निवेदन करूंगा, आप ये नाम अगर याद नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। एनाफोरिक किसे कहते हैं? हिंदी में एनाफोरिक का मतलब होता है पूर्व संदर्भ में, पूर्व संदर्भ में। आर्टिकल से आप ए लगा रहे हो चाहे एन, लगता किस में है? संज्ञा के साथ। ध्यान से सुनना, अब आप आर्टिकल दा पर ध्यान देने वाले हो। एनाफोरिक यूज, आपको एनाफोरिक नाम याद नहीं हो रहा, मैं आपको बाउंड ही नहीं कर रहा, बांध ही नहीं रखी, नाम याद करेगा तभी पार पड़ेगी, नहीं, छोड़ दे नाम को साइड में, काम देख, पेपर में नाम नहीं काम आ रहा है। पूर्व संदर्भ में संज्ञा के बारे में पहले बात हो चुकी हो, फिर से उसी संज्ञा के बारे में बात हो, दोबारा सुनो, किसी एक संज्ञा के बारे में पहले बात हो गई है, उसी सेंटेंस को, वाक्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, फिर से उसी संज्ञा के बारे में बात करी जा रही है। पूर्व संदर्भ में तो हो चुकी बात, फिर से बात करी जा रही है, द आर्टिकल लगेगा। कैसे, किस प्रकार से, चलिए वाक्य देखते हैं। मान लो सेंटेंस हो, ही बॉट ब्लैंक हाउस, ब्लैंक हाउस इज वेरी बिग। ये वाक्य है जी आपका, आर्टिकल बताएंगे आप। ऑप्शन तो आपके पास चारों ही है, ए एंड द जीरो आर्टिकल, कौन सा कहां क्या लगेगा। I met blank girl, I met blank girl, blank girl was speaking in इंग्लिश। लो जी साथियों, आर्टिकल लगाने आपने, हमने कौन सा कहां क्या लगेगा। ही बॉट ब्लैंक हाउस, एक बार के लिए तो आप यूं मानकर चलो कि इतना ही वाक्य होता है आपके पास, ही बॉट ब्लैंक हाउस, और कुछ होता ही नहीं। ही बॉट ब्लैंक हाउस
इतना ही होता वाक्य। ये आगे क्या लिखा हो इसको भूल जाओ। ही बॉट ब्लैंक हाउस। आपको मैं बोलता कि आर्टिकल लगाओ ए एन द जीरो आर्टिकल और सेंटेंस होता केवल इतना ही, ही बॉट रेगिस्तान हाउस। हाउस एक वचन है या बहुवचन? सिंगुलर एक वचन। सामान्य अर्थों में प्रयोग हुआ है, विशेष अर्थों में? सामान्य अर्थों में। उसने घर खरीदा, सामान्य अर्थों में बात करी गई है। नाउन आपका सामान्य अर्थों में है, सिंगुलर है, एक वचन हो रहा है, हाउसेस नहीं है। हाउसेस होता तो कम से कम दो ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं लग पाते, एक तो ए और एक एन। हाउसेस, घर खरीदे, 2 घर खरीदे, 4 खरीदे, 5 खरीदे, बहुत सारे खरीदे। उसने एक घर खरीदा। हाउस को हिंदी में लिखोगे आर्टिकल कौन सा लगेगा? ए। हाउस को हिंदी में लिखेंगे कैसा लिखा जाएगा? हाउस। है का भाव है, कॉन्सोनेंट व्यंजन, क्या गड़ है, ए लग गया जी। ब्लैंक हाउस इज वेरी बिग। घर बहुत बड़ा है। कौन सा घर? किस घर के बारे में बात हुई? पूर्व संदर्भ में। ये घर और इस घर में कोई फर्क है क्या? ये सेम वही घर है। घर बहुत बड़ा है तो द हाउस इज वेरी बिग। घर बहुत बड़ा है, स्पेसिफाइड हुआ, और स्पेसिफाइड होता है कौन सा आर्टिकल लग जाएगा? द लग जाएगा। ये सोचो आप, दुनिया की कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि हाउस के साथ द आर्टिकल लगता है? नहीं लिखा हुआ ना। उस वाक्य में उस नाउन को, संज्ञा को प्रयोग में कैसा लाया गया है, ये मायने रखता है। कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको। ताजमहल और ये तो सारे लिखे हुए मिल जाएंगे किताबों में, लेकिन आप यकीन मानो दोस्त, अगर ये ताजमहल टाइप के प्रश्न आ गए पेपर में तो आपको कोई खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ठीक नहीं हो रहा, सारी दुनिया ठीक करके आ रही हुई। तो सारी दुनिया ठीक करिए तो सिलेक्शन की संभावना ऐसे थोड़ी बनती है। सिलेक्शन की संभावना कब बनती है? जब आपके ठीक हो और सही करने वालों की संख्या थोड़ी कम हो, आपका ठीक होना चाहिए। तो द हाउस इज वेरी बिग। घर बहुत बड़ा है। कौन सा घर? जिसके बारे में पूर्व संदर्भ में बात हो चुकी, इसलिए दा लगेगा। कईयों ने एन का प्रयोग किया है, कमाल ही कर रहे हो भाई। हाउस को हिंदी में नहीं लिखना आता आपको, है ना? एन हाउस लगाए बैठे मेरे बहुत सारे मित्र। ये तो बहुत भारी समस्या है। कैसे सोच रहे हो आप? एन हाउस हिंदी में लिखो, हिंदी में। पहला लेक्चर देखो। चलिए, आई मेट ब्लैंक गर्ल। ब्लैंक गर्ल वॉज स्पीकिंग इन ब्लैंक इंग्लिश। आई मेट ब्लैंक गर्ल। अभी बाकी सारा सेंटेंस भूल जाओ, मान लो इतना ही लिखा हुआ है, आई मेट रेगिस्तान गर्ल, इतना ही होता है ये सेंटेंस। तो क्या लगाते? आई मेट ब्लैंक गर्ल। गर्ल सिंगुलर है, एक वचन, सामान्य अर्थों में प्रयोग किया गया। मैं एक लड़की से मिला, आर्टिकल कौन सा लग जाएगा? आई मेट अ गर्ल। गर्ल को हिंदी में लिख लो आप, पहले लेटर गया यार, आर्टिकल लग गया ए। आई मेट अ गर्ल। लड़की जो है, गर्ल वॉज स्पीकिंग इन ब्लैंक इंग्लिश। लड़की जो अंग्रेजी में बात कर रही थी भाई साहब। जोगाराम जी देखो, रिपीट हो रहा है, रिपीट रिपीट 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, अपने रिपीट ही कर रहे हैं। देखो आप, ये इसमें और इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं। ये और ये वाक्य दोनों एक ही स्कीम पर आधारित है। देख लो इसको, देख लो। आई मेट ब्लैंक गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, एक का भाव आया, आपने ए का प्रयोग किया। लड़की जो वो अंग्रेजी में बात कर रही थी, कौन सी लड़की अंग्रेजी में बात कर रही थी? कोई और है? होम या हाउस में क्या? अभी फिलहाल वैसे गिरिराज जी इसकी लोड तो नहीं है, फिर भी होम वो होता है जहां पर आमतौर पर व्यक्ति जो है वो रहता है। हाउस एक तरीके से मकान होता है, होम एक तरीके से घर होता है। हाउस को जो आमतौर पर रेंट पे दिया जा सकता है, वहां पर कोई व्यवसायिक काम किया जा सकता है। होम में व्यक्ति रहता ही है, बाकी पेपर में नहीं आ रही बात है ना, एक बार आप इस पर ध्यान दो। अब गर्ल जो है, लड़की जो है वो अंग्रेजी में बात कर रही थी। कौन सी लड़की? इसी लड़की के बारे में बात हुई है, तो पूर्व संदर्भ में बात हो चुकी है। आर्टिकल कौन सा? द गर्ल वॉज स्पीकिंग इन ब्लैंक। मान लो ये तो मैंने दिया ही नहीं है ब्लैंक, इंग्लिश की जगह पे यहां पर भी इस जगह रेगिस्तान आता, रेगिस्तान इंग्लिश, तो कौन सा आर्टिकल लगता? वैसे तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ये मामले, जब 0 आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, नो आर्टिकल पढ़ रहे होंगे। भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम, विषयों के नाम, ये अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ आमतौर पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, पर फिलहाल ये अपना मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये था, द गर्ल वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश, ये आंसर था। सर गर्ल्स होता तो, गिरीश जी लिख रहे हैं आई मेट ब्लैंक गर्ल्स, तो देखो दोस्त ये भी करके स्कीम लगा ही लेते हैं। आई मेट ब्लैंक गर्ल्स, मान लो गर्ल्स कर लेते हैं, गर्ल्स का मतलब लड़कियां, बहुवचन हुआ, तो कौन से 2 ऑप्शन तुरंत प्रभाव से दिमाग से हटा दो कि हो ही नहीं सकते? कौन कौन से पता है आपको? ए और एन। कारण ए और एन का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक। ए और एन का हिंदी अर्थ होता है एक। आप कह रहे हो अगर गर्ल्स होता तो, गर्ल्स होता, हाउसेस होता, गर्ल्स होता, हाउसेस होता, तो ए और एन किसी भी हालत में नहीं लगते, क्योंकि ए और एन का हिंदी अर्थ होता है एक। तो मैं क्या लिखता? आई मेट गर्ल्स, आई मेट गर्ल्स, मैं लड़कियों से मिला।
एक का भाव ही नहीं है सेंटेंस में, गर्ल्स बहुवचन है, ए और एन हटाने ही पड़ते मुझे, क्योंकि ए और एन तो एक के साथ लगता है। तो शुरू के तीनों पॉइंट नहीं लिखे दिखते आपने, क्या लिखा पहला पहला पॉइंट आपने, दूसरा पॉइंट यदि नाउन प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, प्लूरल हो जाता ना तो कौन सा आर्टिकल था उसमें, जीरो आर्टिकल। हाँ, फिर यहां गर्ल्स होता, गर्ल्स वॉज स्पीकिंग इन, सॉरी वॉज नहीं होता, फिर वर होता, गर्ल्स वर स्पीकिंग इन इंग्लिश, लड़कियां जब अंग्रेजी में बात कर रही थी। इस बार स्पेसिफाइड हुआ भाई, उन्हीं लड़कियों के बारे में बात हुई जो पहले कहा। इस बार गर्ल्स के साथ कौन सा आर्टिकल लगता, वही जो यहां लगाए बैठा हूं मैं, द गर्ल्स वर स्पीकिंग इन इंग्लिश। अच्छा, द आर्टिकल को ना कतई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि नाउन एक वचन या बहुवचन। गर्ल्स जो है वो मतलब नाउन जो है वो एक वचन या बहुवचन, उसको एक ही चीज से फर्क पड़ता है, स्पेसिफाइड होना चाहिए। ये भी बात मैंने आपको बता रखी है। चलिए, दोनों लिख लिए होंगे आपने, उम्मीद करता हूं। नहीं लिखे तो तुरंत लिख दीजिए और करते हैं फिर अपने फॉर्मेट इसके अंदर। ये था अपना एनाफोरिक टर्म। एनाफोरिक नाम याद हो रहा है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अब तो काम याद रखो बस। ये है द आर्टिकल का खेल। अब हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो किस पे रहने वाला है, द आर्टिकल पे। बीच में कहीं जीरो आर्टिकल या ए आर्टिकल, ऐसा कुछ भी ए या एन आएगा तो बात जरूर करी जाएगी। चलिए जी, बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एक और पैटर्न देखो भाई, सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। नेशनलिटी वर्ड्स, नेशनलिटी वर्ड्स, नेशनलिटी वर्ड्स कौन से होते हैं भाई, राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द। नेशनलिटी का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीयता बताने वाले कुछ शब्द रहते हैं अपने पास। इनके लिए क्या थ्योरी है, नेशनलिटी वर्ड्स प्लूरल हो, प्लूरल को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन। प्लूरल हो तो द आर्टिकल, प्लूरल हो तो कौन सा आर्टिकल, द। लेकिन अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, एक वचन। ये तो बस जानते हो, कई बार हमने इस पर बात करी है। सिंगुलर हो तो ए या फिर एन, सिंगुलर हो तो कौन सा लगा सकते हैं आर्टिकल, या तो ए या फिर एन। ए और एन हम जानते हैं, हिंदी में लिखेंगे, पहला लेटर देखेंगे, कै खे गै डे में से होगा तो ए लगा देंगे, और ए आ ई में से होगा तो एन लगा देंगे। सर कितने घंटे रिवीजन करें, जितने आपके लिए आपको उचित लगे दोस्त। ये तो आपके स्किल पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर में रिवीजन चीज़ों को कर लेते हो, आप पर है। ये एक ऐसा कोई बेहतरीन उत्तर नहीं दे पाऊंगा मैं इसको कि 1 घंटे करें, आधे घंटे करें, 2 घंटे करें, सबका अपना अपना कैचिंग पावर होती है। ठीक है, तो सर क्लास कहाँ से लाइव हो रही है, ये सारे आपको नहीं लगता इन प्रश्नों का कोई सेंस नहीं बनता। वैसे तो जयपुर से हो रही है, पर इनमें आपका इंटरेस्ट इतना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से ना। इंटरेस्ट वाला जो हिसाब किताब चल रहा है वो सामने चल रहा है, पर फिर भी कौतूहल कई बार रहता ही है। कहाँ से पढ़ रहे हो आप, जयपुर से पढ़ रहे हो आप। सर डेली 2 घंटे क्लास चलेगी, मुझे नहीं पता दोस्त, चलेगी तो आपके पास टाइम टेबल अब आया ही करता है, रोज़ ही आता है ना। छुट्टियों की बात थी, वो मैं बता के ही गया था आपको कि इतने दिन कुछ मैं छुट्टी पर रह सकता हूँ, वो मैंने आपको जानकारी दे के मैं गया था लास्ट क्लास के अंदर, है ना। डेली 2 घंटे क्लास चलेगी, हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है 1 घंटे हो, 2 घंटे हो, तो निर्भर करेगा। ये तो कोई भी क्लास कभी आप किसी वजह से नहीं ले पाओ, कोई कारणवश, कोई काम हो आपको जरूरी, क्लास से भी ज़्यादा जरूरी कोई काम अगर आपको लगे कि नहीं पढ़ाई से भी ज़्यादा जरूरी कोई काम है, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में रहेगी आपके पास, आप वो देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेशनलिटी वर्ड्स है जी, राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द। कैसे, क्या कोई हिसाब किताब हो सकता है, देखते हैं। मान लो ही इज ब्लैंक अमेरिकन। दूसरा, ब्लैंक अमेरिकन्स आर वेरी proud of their country, he is blank German
ब्लैंक जर्मन्स डोंट बिलीव इन गॉड। लगाओ भी साथियों अपनी तरफ से, गलत सही जो भी आपका आंसर है, नियम लिखा हुआ है भी। हम भी जयपुर से ही हैं। गुज्जर की थड़ी, गुज्जर नहीं होता, गुर्जर होता है। वो गुज्जर की थड़ी नहीं है, गुर्जर होता है, पर कोई बात नहीं। ये बैच ऑफलाइन कब चालू होंगे? अभी जो चल रहा है दोस्त, आपको जो सेवाएं दी जा रही हैं उनका प्रयोग करिए, आप उनका फ़ायदा उठाइए जितना उठा सकते हो, है ना। ऑफलाइन अगर कभी हो गए तो ज़रूर आपको जानकारी वगैरह सब दिया जाएगा, जानकारी अभी जो चल रहा है उसको आप पढ़िए, सीखिए। बताओ भाई क्या आर्टिकल लगेगा? इतनी देर लायक था, सही उत्तर आए भी आपके। ही इज ब्लैंक अमेरिकन, एन लगा दो जी। अमेरिकन को हिंदी में लिखें, कैसे लिखा जाए? अमेरिकन, पहला लेटर ए आ ई वोवल, वोवल है तो क्या लग गया जी? एल लग गया। एक वचन है, ही इज एन अमेरिकन, वो अमेरिकन है मतलब अमेरिकी नागरिक है। नागरिक के बारे में बात हुई, एक वचन सिंगुलर, आर्टिकल कौन सा लग गया? एन। ब्लैंक अमेरिकन्स आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कंट्री, अमेरिकन्स को अपने देश पर बहुत गर्व होता है। आर वर्ब है, हेल्पिंग ऑफ, आर वर्ब है या हेल्पिंग ऑफ? बाकी अमेरिकन से एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। द आर्टिकल लगाओ, द अमेरिकन्स आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कंट्री, और आर यहां पर किसका काम कर रहा है? वर्ब का। कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं है सेंटेंस में, कोई सहायक क्रिया नहीं है सेंटेंस में। टेंस कौन सा है ये? द अमेरिकन्स आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कंट्री। वैसे अभी हमने टेंस पढ़े नहीं, लेकिन फिर भी आप जवाब देने लायक स्थिति में हो, क्योंकि हमने इन पर बात जरूर करी हुई है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, ठीक है। ही इज ब्लैंक जर्मन, जर्मन को हिंदी में लिख लेते हैं। पहला लेटर जो है मित्र वो क्या है? जय। क्या अकेडमी आता है ये, क्या लग जाएगा? ही इज अ जर्मन, वो एक जर्मन व्यक्ति है, नागरिक है। आई बात समझ? ब्लैंक जर्मन्स डोंट बिलीव इन गॉड, जर्मन्स जो वो ईश्वर में भरोसा नहीं रखते। डोंट लिखा हुआ है, डू बहुवचन के साथ ही लगता है, और वैसे जर्मन्स भी लिखा हुआ है, तो आर्टिकल कौन सा लग जाएगा? द। ये हो गया जी, ये लग गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस, बिल्कुल सही कह रहे थे मित्र आप। लगभग सभी साथियों ने आंसर ओके ही दिए, बड़ी अच्छी बात है। कई दूसरे में एन लगा रखे, नहीं दोस्त। अमेरिकन्स आर, आर पता ही, आर ही तो पता लगवा रहा है कि एक वचन है या बहुवचन है। आर से ही तो आपको हमें आइडिया लग गया कि यार ये तो बहुवचन है। आई बात समझ में? तो बहुवचन होगा तो दार, एक वचन होगा तो ए या फिर एन। मैंने ए और एन दोनों क्यों लिखे? साउंड पे डिपेंड करेगा, आप लिख कर देखोगे जैसा शब्द होगा उस हिसाब से लिखा जाएगा। सभी सही है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए एक और पैटर्न सीखते हैं। ये शब्द आर्टिकल को लेकर खास खास तथ्य आपके सामने रख रहा हूं मैं, ठीक है ना। ताजमहल, ये नहीं लिख रहा हूं मैं, ये सबके जाएंगे, सही जाएंगे, खास खास तथ्य लिख रहे हैं। अब एक भाई बहुत सॉलिड खेल है, यदि सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री, ये सीखना है अपने को थोड़ा। ये सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज, मैं बता दूं आपको कि ये क्या चीज होती है कंपैरेटिव, पर एक बार लिखो आप। यदि सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज दी हो, यदि सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री हो तो दोनों सी डी का मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री, सी डी के साथ आर्टिकल द अप्लाई करेंगे। द अप्लाई करेंगे। यदि सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज दी हो तो दोनों सी डी मतलब कंपैरेटिव डिग्री के साथ
सर ही इज अमेरिकन गलत है भी रविंद्र कुमार, ये आपका आंसर गलत है। ध्यान रखिए, ही इज अमेरिकन हो तो गलत है वो उत्तर, है ना। सर एलडीसी इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या? फिर तो रहने दो, अगर अच्छी तैयारी कर रहे हो। बाकी आप एलडीसी इंग्लिश अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो जरूरत नहीं है, पर अगर एलडीसी इंग्लिश ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो देख लो। ढंग से पढ़ रहे हो तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, प्रैक्टिस पे ध्यान दो। बाकी आपकी इच्छा है, आपको लगता है आप एलडीसी में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो मत करना चाहिए, ये आप पर ही निर्भर करता है। चलिए जी, अब ये डिग्री वाला क्या प्रोग्राम है, पहले तो ये तो सीखें। नाम लिखने से तो काम समझ में नहीं आया, डिग्री वाला हिसाब किताब क्या है तो मैं आपको बताता हूं थोड़ा। डिग्री सिलेबस में तो नहीं है, अपने देखा जाए तो सिलेबस ही नहीं है, लेकिन जहां तक लगता है डिग्री का पैटर्न इस तरीके से नहीं होगा भाई। कंपैरेटिव डिग्री और ये क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो रहता है पॉजिटिव डिग्री, एक डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। एक होती है सीडी, लिख रहा हूं ना, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री जो ऊपर लिखा है, और एक होती है जी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और आप सभी से मेरा निवेदन है, आपको ये थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में रहनी ही चाहिए, ये मेरी सलाह है आपको, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। देखिए ध्यान से सुनिए, जब आप किसी भी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु के साथ कोई तुलना नहीं करते हो, दोबारा सुनो, यदि किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, यदि किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु के साथ कोई तुलना नहीं करते हो, वहां जो डिग्री प्रयोग में लाई जाती है वो होती है जी पॉजिटिव डिग्री, सकारात्मक। किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के किसी दूसरे वस्तु के साथ आप कोई तुलना वुलना नहीं कर रहे हो। जैसे आपने किसी व्यक्ति को बोला यू आर ए गुड मैन, यू आर अ गुड मैन, तुम एक अच्छे आदमी हो। आपने तुलना नहीं करी कि किससे अच्छे हो बुरे हो जो भी है, यू आर ए गुड मैन, तुम एक अच्छे आदमी हो, तुलना नहीं करी आपने किसी से भी। उस वाक्य में कहीं कोई तुलना दिख रही है? नहीं की। तो आपने जो डिग्री प्रयोग में ली ना, वो पता है आपने कौन सी प्रयोग में ली? पॉजिटिव डिग्री। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर गुड, कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। आपने कहा यू आर अ बेटर पर्सन देन हिम, यू आर ए बेटर पर्सन देन हिम, तुम उससे बढ़िया आदमी हो, अच्छे आदमी हो, तुम उससे अच्छे आदमी हो, बुरे आदमी हो, जो भी है। आप तुलना किसके साथ कर रहे हो? उससे। उससे का मतलब कोई एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति या वस्तु। मतलब अब यूं मान लो आप दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के मध्य, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के मध्य कोई तुलना करते हैं, तब जो डिग्री प्रयोग में लाई जाती है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में हम तुलना करते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री होती है जी, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। दोबारा सुनिएगा, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हो। आपने कहा तुम उस व्यक्ति से अच्छे हो, तुम उस व्यक्ति से बुरे हो, तुम उस व्यक्ति से ज्यादा ईमानदार हो, तुम उस व्यक्ति से ज्यादा बेईमान हो, तुम उस व्यक्ति से ज्यादा मेहनत करते हो, तुम उस व्यक्ति से कम मेहनत करते हो, कुछ भी कह रहे हो, लेकिन तुलना किसी एक व्यक्ति और के साथ भी करी जा रही है। वस्तु के बारे में भी मामला हो सकता है, ये बोर्ड उस बोर्ड से महंगा है, ये बोर्ड उस बोर्ड से सस्ता है, ये बोर्ड उस बोर्ड से ज्यादा किफायती है, जो भी बात, जो भी कहना चाहते हो, ठीक है। जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना हो, कंपैरेटिव डिग्री, नाम में कंपैरिजन है, तुलना है। अब आता है जिक्र सुपरलेटिव डिग्री का। स्कीम सेम है, बस संख्या दो से अधिक है, 3 हो सकती हैं, 4, 5, 50, 70, कितनी भी हो सकती है। जब 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। समझ में आ रही है बात? यू आर ए ट्रू पर्सन लाइक हरिश्चंद्र, नहीं दोस्त, यहां जो है ये लाइक वगैरह का जो प्रयोग किया गया ना, सेंटेंस बड़ा अच्छा लिखा है आपने जो ये, लेकिन फिर भी तो आप एक सच्चे व्यक्ति हो। यू आर ए पर्सन लाइक हरिश्चंद्र भी लिख देते ना, तो फिर वो ट्रू लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जो है वो सत्यता की मूर्त थे, तो उस हिसाब से अपने आंसर लगा सकते हैं। दोबारा सुनिएगा, तो सुपरलेटिव डिग्री जब संख्या 3 या 3 से अधिक हो और फिर आप तुलना करते हो, संख्या 3 या 3 से अधिक हो, चाहे फिर वो व्यक्ति और चाहे फिर वो वस्तु हो, तब सुपरलेटिव डिग्री।
संख्या दो व्यक्तियों के मध्य की हो, दो व्यक्ति हो चाहे वस्तु, उनके बीच में तुलना करो तो कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन संख्या है ही नहीं व्यक्तियों की, आप किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, अच्छा बुरा जो भी बोलना चाहते हो, किसी एक ही व्यक्ति के बारे में कह रहे हो, किसी एक ही वस्तु के बारे में कह रहे हो, तो जो डिग्री प्रयोग में लाई जाती है वो होती है जी पॉजिटिव डिग्री। जैसे गुड, फिर इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है जी बेटर होती है, गुड बेटर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है जी बेस्ट होती है, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। जैसे हाई, HIGH हाई, ऊंचा, हायर, HIGHER हाईएस्ट, हाई हायर हाईएस्ट। अच्छा एक चीज और सीख ले, जब बात हो ही रही है, ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, इसके साथ वैसे भी द आर्टिकल लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है? द आर्टिकल लगता ही है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ये वैसे ही याद कर लो। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आमतौर पर आर्टिकल लगता ही कौन सा है? द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। सर हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के 4-5 एग्जांपल और करवाओ। आ जाएगा नंबर, धीरे धीरे आएंगे दोस्त। आपको एक्टिव पैसे पढ़ाऊंगे तब ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट के काम होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और इनके तो जब हम टेंस वगैरह पढ़े, कोई भी वाक्य हर सेंटेंस के अंदर आएंगे भी। मैं अब दो एक सेंटेंस लिखूं उनमें भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह के बारे में बात होनी ही होती है। तो ये तो मैंने एक दो उदाहरण दिए, दुनिया भर की सारी डिग्रीज तो देखो संभव नहीं है यहाँ पे लिखे जानी, लेकिन फिर भी 2-4 उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूं, है ना। जैसे एक होती है बैड, BAD, बैड का मतलब बुरा, तो बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? WORST, वर्स, बैड वर्स, और फिर WORST वर्स्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। बैड का मतलब बुरा, उससे बुरा, सबसे बुरा, बुरा, उससे बुरा, सबसे बुरा। हाई ऊंचा, उससे ऊंचा, सबसे ऊंचा। गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। ये फॉर्मेट बनता है, ये फॉर्मेट बनेगा। ये मैंने आपको कुछ एक बताई है भाई, जैसे गुड बता दिया, हायर बता दिया, बैड बता दिया, है ना। ये इस तरीके से 2-4 तो याद रख सकते हो, बाकी सेंटेंस में आएंगे तो और सीखते रहेंगे, प्रैक्टिकल करोगे तो और चीजें सीख लेंगे। सर सेंटेंस कंप्लीट करवा, अभी कहाँ करवा दी मेरे दोस्त विकास, अभी सेंटेंस कहाँ कंप्लीट हो गया? अभी तो सेंटेंस लिखे ही नहीं, जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उस पर आधारित वाक्य पढ़ रहे हैं ना। सेंटेंस तो आते रहेंगे, जैसे जैसे पॉइंट पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सेंटेंस सामने आएंगे। इसको आप एक बार लिखिए, फिर मैं इससे संबंधित कोई वाक्य करवाता हूं आपको। ये लिख लो तो मुझे बताइएगा, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं। तो ये कहता है सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री हो भाई, दोनों के साथ ये कहता है कौन सा आर्टिकल लगाओ? दा लगाओ। चलिए सेंटेंस पे आते हैं, एग्जांपल पे आते हैं। ब्लैंक हायर, you go, blank cooler, it is। एक सेंटेंस है जी, ब्लैंक हायर यू गो, ब्लैंक कूलर इट इज, ब्लैंक मोर यू अर्न, ब्लैंक मोर यू वॉन्ट। ब्लैंक सूनर, ब्लैंक बेटर, ब्लैंक सूनर, ब्लैंक बेटर। हमारा क्या होगा सर, हमने तो कभी इंग्लिश रीड ही नहीं की। आपने नहीं, बहुत सारे लोगों ने नहीं करी। आप दुनिया में अकेले ही नहीं हो, चिंता ही मत करो, बहुत सारे साथी हैं ऐसे जिन्होंने कभी ये काम करा ही नहीं। अब कर लो, आपका वही होगा भाई, अगर थोड़ा बहुत मेहनत कर ले तो सिलेक्शन ही होगा, और तो क्या ही होगा। 3 वाक्य लिखे आपने, हमने। चलिए उत्तर पे बात करते हैं। ब्लैंक हायर यू गो, हाई हायर हाईएस्ट, हायर कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। कूल कूलर कूलेस्ट, कूल कूलर कूलेस्ट। आमतौर पे स्कूल में बताते थे गुरुजी, ऐसा तो नहीं है कि 100% सही बात है, लेकिन काफी हद तक ठीक है
ई आर लगा रहता है, ई आर वो आमतौर पर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और ई एस टी वाला हिसाब किताब जहां लास्ट में रहता है वो आमतौर पर सुपरलेटिव डिग्री रहती है। मैं ये नहीं कहता कि ये यूनिवर्सल बात है, सार्वभौमिक सत्य है, फिर भी जब जीरो है हम नहीं, इसमें है ज़्यादा, हमारे पास कोई ज़्यादा स्कीम नहीं है, तो इस पर एक बार भरोसा रखा जा सकता है। ई एस टी वगैरह लग सकता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री, ई आर वगैरह लगे रहता है तो आमतौर पर कंपैरेटिव डिग्री, थोड़ा बहुत ठीक है भाई। तो हायर यू गो कूलर इट इज, जितना ऊंचा आप जाते हो, जितना ऊंचाई पे आप जाते हो, ब्लैंक कूलर इट इज, उतनी ठंड बढ़ती जाती है। ठीक है, उतनी ठंड बढ़ती जाती है। ये सेंटेंस है जी आपका। हायर कंपैरेटिव डिग्री थी, द आर्टिकल लगाओ, कूलर कंपैरेटिव डिग्री थी, द आर्टिकल लगाओ, कोई रोक टोक नहीं। द हायर यू गो द कूलर इट इज, दोनों तरफ दो कंपैरेटिव डिग्री देखी, आर्टिकल द का प्रयोग कर दीजिएगा। ब्लैंक मोर यू अर्न, जितना अधिक आप कमाते हैं, ब्लैंक मोर यू वांट, उतनी इच्छा बढ़ती जाती है, उतनी इच्छा बढ़ती जाती है। मोर, दोनों तरफ मोर लिखा है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री भी, मच मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, आई बात समझ। तो द मोर यू अर्न द मोर यू वांट, द मोर यू अर्न द मोर यू वांट। सर जी आर्टिकल की पहचान कैसे करें? फौजी मोहम्मद जी वही बता रहा हूं यार दोस्त, है ना, आर्टिकल की पहचान ऐसे ही करी जाती है। ये नियम, अभी तो चलो द आर्टिकल में तो कुछ नियमों पे आधारित बातचीत चल ही रही है। शुरू के जो 3 पॉइंट हमने पढ़े थे वहां पे ए और एन की पहचान तो बड़ी आसान है दोस्त, हिंदी में लिख लो। कुछ फ्रेज होंगी वो तो मैं आपको लिखवाने वाला ही हूँ, है ना, बाकी हिंदी में लिख लोगे काम चल जाएगा। एक का जहां आपको भाव लगे क्या रही, तो एक का मीनिंग आ रहा है, वहां आर्टिकल ए या एन ही लगता है, एक का भाव आएगा वहां पे। नाउन के ठीक बाद दैट डब्ल्यू एच वर्ड ऑफ या कोई प्रोनाउन आ रहा है तो हो सकता है वो नाउन विशेष हो, द आर्टिकल लगा देना। द आर्टिकल के लिए द आर्टिकल को लेकर कभी हेडेक लेना ही मत कि एक वचन है बहुवचन, काउंटेबल है अनकाउंटेबल, स्पेसिफाइड लग रहा है द आर्टिकल लगाओ, ये हो जाए, ये पहचान है भाई। सर जीरो लेवल से बढ़े, बिल्कुल जीरो लेवल से ही चल रहा है मेरे दोस्त, जीरो ही लेवल से चल रहा है, इससे ज्यादा जीरो लेवल हो ही नहीं सकता। और लेवल किसको पता है क्या लेवल होता है? ABCD नहीं लिखवा पाऊंगा, ये थोड़ा सा आपको इतना काम तो करना पड़ेगा। अब यकीन मानो जीरो, पहली दूसरी क्लास जो थी ना शुरू की, उससे ज़्यादा जीरो लेवल और क्या ही होगा, जहां मैंने आपको वर्ब हेल्पिंग वर्ब की पहचान करना सिखाया, सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है सेंटेंस में, इसको कैसे ढूंढते हैं ये तक सिखाया, नोट कैसे सेंटेंस में लिखा जाता है, नोट का प्रयोग कहाँ कौन सी जगह पे किया जाता है ये लिखना बताया। टोटल कितनी वर्ब हेल्पिंग वर्ब वाली गणित होती थी, वो हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है वो लिखवाया। कौन सी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब मान लो तो ठीक है वो लिखवाया। आप यकीन मानो दुनिया जो है वो इज एम आर हैज ए हेड को हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया माने बैठी है। दुनिया मतलब ये नहीं सारे जो पढ़ रहे हैं उनमें से अधिकतर जो बेहतर पढ़ रहे हैं वो नहीं मानते, उनको पता है वर्ब हेल्पिंग वर्ब में कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, पता किया जाता है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गलत है मान सिंह जी, है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, द हटा देना ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि फ्रेज है ना, फ्रेज है इसलिए वो द हट जाएगा जो ऑनेस्टी के साथ आपने लगाया। हाँ बेस्ट के साथ द रहेगा तो आपने अच्छा सेंटेंस लिखा। बेस्ट कौन सी डिग्री थी? सुपरलेटिव डिग्री थी, इसलिए हमने वहां पे द आर्टिकल का प्रयोग किया था। ठीक है सर जी, और बेहतर करें। अब बेहतर करने का काम आपके हाथ में फौजी साहब, सारी मेहनत देखो, खुद के मरे बगैर स्वर्ग दिखता नहीं है ना, तो इसलिए सर मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स भी पढ़ेंगे क्या? देखो सही समय आने पर, अभी मॉडल्स के ऊपर जब बात जिस दिन होगी तब की तब देखें। अभी जो पैटर्न चल रहा है एक बार तो अगर आप उस पर सभी साथी ध्यान दें तो और ही बेहतर हो जाएगा। आप जितने भी साथी पढ़ रहे हो ना, बहुत सारे साथियों के आपके कमेंट से मुझे लगता है, मैंने कहा एकमात्र ऐसा ये भाषा विषय ऐसा है जिसमें बच्चे जो हैं वो अनकंफर्टेबल रहते हैं, असहज महसूस करते हैं। कारण क्या है? सिंपल सा ही कारण मैं आपको बताता हूँ। कभी इस विषय के साथ जुड़ाव हमारा रहा ही नहीं। इस विषय को हमने हमेशा बोझ के तौर पे देखा है, टाइम पास के तौर पे देखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी देखा। जब तक स्कूल में था तब तक झेलते रहे, स्कूल के बाद जरूरत कभी पड़ी नहीं तो हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। आज क्यों बात कर रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्यों देखना पड़ रहा है? आप इतने सारे साथी साथ जुड़े हो फिलहाल मेरे साथ, सबके सब लगभग मजबूरी में। वन वर्ड भी पढ़ेंगे सर, चिंता मत करो गुरदीप जी, सब कुछ पढ़ेंगे मेरे दोस्त। जो मुझे लगेगा कि 10वीं के स्तर के लायक है वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। आप योजना मत बताइए, बस मेरा निवेदन आप सभी साथियों से ये है। क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे वो मेरा काम है। आप सभी साथी पेपर देकर जिस दिन बाहर आ रहे होंगे ना, उस दिन मैं आपको याद आऊंगा कि यार ठीक पढ़ाया था उसने, ये चाहता हूं मैं। उस दिन आप जो है वो आपको महसूस हो कि हाँ हमने पैसे बर्बाद नहीं किए, कुछ पढ़ा हुआ था हमने।
तो क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना वो मुझ पर छोड़ दीजिए। आपका काम पता है क्या है, योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं बनना आपने। आपका काम केवल एक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर अटेंशन दीजिए, ध्यान दीजिए। हर विषय पे लागू होती है ये बात तो वैसे, पर मेरे वाले पे कुछ ज्यादा ही लागू होगी। सिलेबस अभी अपने सामने नहीं है तो मैं अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि 10वीं का स्तर बोल रखा है उसने, और 10वीं कोई सामान्य स्तर तो नहीं मानता मैं। तो चलिए फिलहाल द मोर यू अर्न द मोर यू वांट, ये हो गया। जितना अधिक आप कमाते उतनी इच्छा बढ़ती जाती है। ब्लैंक सूनर ब्लैंक बेटर, सून सूनर सूनेस्ट, सून सूनर सूनेस्ट कंपैरेटिव डिग्री, द सूनर बेटर कंपैरेटिव डिग्री है ही द बेटर, द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा फ्रेज होती है वैसे ही, द सूनर द बेटर, ये एक फ्रेज है इसलिए इसमें वैसे तो ता रूल के हिसाब से भी लग गया, पर अगर बाई चांस रूल नहीं होता ऐसा तो भी लगाने पड़ते हैं। ओके, अब एक और फॉर्मेट देखते हैं। इसके अंदर एक नोट आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे को जहां तक लगता है, क्योंकि चूंकि बात कंपैरेटिव डिग्री के बारे में हो ही रही है, तो क्या है फॉर्मेट जी, वो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, ऑफ द टू, ये रूल है जी, ये प्योर नियम से ही है एक, इस नियम को ही रट्टा मार दो आप तो। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, कौन सा आर्टिकल मान रहा है, द, आगे क्या लिखा रहना चाहिए, ऑफ द टू। डिग्री कौन सी हो जी, कंपैरेटिव डिग्री। कैसे, किस प्रकार, मैं एग्जांपल देता हूं आपको इसका। ही इज ब्लैंक बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। ये वाक्य आ जाए पेपर के अंदर, मान लो कि ही इज ब्लैंक बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, और आपको बोले कि ले भाई दोस्त आर्टिकल बता। बेटर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। देखो अभी तो ऊपर मैंने वो कहते हैं ना जो संरचना लिख दी, नीचे केवल आर्टिकल लगाने का काम बचा है, फिर भी आप थोड़ा सा अपने आप को प्रयास करवाओ इसके अंदर कि यार क्या बनेगा। ही इज ब्लैंक बेटर, वह अच्छा है। डिग्री कौन से प्रयोग में लाया उसने, बेटर। बेटर का प्रयोग कब करते हैं, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में जब तुलना हो, वो कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा आगे इसने लिख दिया ऑफ द टू, ये पहचान है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए पेपर में। अगर यहां से उसने प्रश्न देना है ना इस पैटर्न से, तो ऑफ द टू जरूर लिखेगा वो। ऑफ द टू स्टूडेंट्स हो सकता है, ऑफ द टू बुक्स हो सकता है, ऑफ द टू बॉयज हो सकता है, ऑफ द टू मार्कर्स हो सकता है, ऑफ द टू फैंस हो सकता है, ऑफ द टू एसीज हो सकता है, वो उसकी इच्छा है, लेकिन ऑफ द टू का प्रयोग कर रखा हो। कंपैरेटिव डिग्री ये रही साहब, गुड बेटर बेस्ट बेटर कंपैरेटिव डिग्री, आर्टिकल कौन सा लगा देना, द लगा देना, कोई गलती नहीं होगी। ही इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। एक चीज और सीखिएगा इसमें, ऑफ, कई बार बच्चे कहते हैं कि गुरुजी ऑफ द टू की जगह पर ऑफ द 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ जाए, तो क्या करेंगे दोस्त। अगर वहां पे 2 की जगह पर 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी कर दिया तो ये नियम ही खत्म हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते कितने के बीच में, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में। 3 4 5 करते तो बात ही खत्म, फिर तो उसे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। और जहां सुपरलेटिव डिग्री आएगी वहां आप और हम वैसे भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं आमतौर पे, तो वैसे द आर्टिकल लगा देंगे। दिक्कत तो कब है, ये ऑफ द टू का प्रयोग कर रखा है और कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, तब की कहानी है। मान लो सेंटेंस हो, इट इज ब्लैंक बेटर ऑफ द टू बुक्स। 2 किताबें हैं जी आपके पास, ये मान लो यूं 2 किताबें रखी हुई हैं और आप कहते हो यार इट इज द बेटर ऑफ द 2 बुक्स, इन दोनों किताबों में से ये वाली किताब क्या है, अच्छी है, ये वाली किताब अच्छी है। तो आपने क्या किया, किसी एक पे ध्यान दिया, दोनों में से तुलना करी कि ये वाली अच्छी है, बुरी है, सस्ती है, महंगी है, जो भी आप कहना चाहते हो। कंपैरेटिव डिग्री है दोस्त, और बात हुई है 2 के बीच में, आर्टिकल कौन सा लगा देना, द आर्टिकल लगा देना। ये ऑफ द टू पहचान करवाएगा, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है ही, बन जाएगी कहानी, ये फॉर्मेट बन जाएगा। सर ऑफ द टू प्लूरल के साथ ही लगेगा, सामान्य सी बात है, नाम में ही 2 है ना, 2 है तो प्लूरल तो वैसे ही हो गया, ये तो वैसे ही सीधी सी बात हो जाएगी लक्ष्मण जी।
ये हाँ सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, 2 से मामला ज़्यादा हो गया तो। सर बहुत दिनों बाद आए, हाँ भाई बिल्कुल, मैं आपको बता के गया था कि कुछ दिन ऑफ पे रहूँगा, छुट्टियों पे रहूँगा, आ गया वापस। अब पढ़ेंगे हम, रोज़ पढ़ेंगे। लिख दो इसको तुरंत प्रभाव से। लिख दो तो बताइएगा, आगे बढ़ जाएंगे। तुरंत लिख दीजिएगा। बड़े चलिए, अब खाना खाना है, चलो एक और पढ़ जाओ फिर खाना खा लीजिएगा अभी दोस्त सभी। आप एक और पैटर्न लिख जाओ, उसके बाद आप सभी साथी जो खाना खाइएगा, रिलैक्स करिएगा। 11 बजे फिर से क्लास है, बिल्कुल भाई 11 बजे आपकी क्लास होगी, नो डाउट। एक छोटा सा पार्ट और आपको बता देता हूँ, ऐसे सेंटेंस के थ्रू ही सिखा देता हूँ सीधा ही, है ना। स्पीक ब्लैंक ट्रुथ, स्पीक ब्लैंक ट्रुथ। एक है डोंट टेल ब्लैंक लाई। एक सेंटेंस है डोंट टेल ब्लैंक लाइज। 3 वाक्य लिख दिए और वाक्यों में ही इसका नियम छिपा हुआ है। ये जो मामले हैं यही बताएंगे अपने को। TRUTH, ट्रुथ के साथ द आर्टिकल। ट्रुथ के साथ आमतौर पर कौन सा आर्टिकल लगता है? द आर्टिकल लगता है जी ट्रुथ के साथ। फिर LIE लाई, हिंदी में क्या कहते हैं? झूठ। सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब एक वचन हो, सिंगुलर हो तो ए आर्टिकल। LIES, हिंदी अर्थ तो जरूर झूठ ही रहेगा, लेकिन हो क्या? प्लूरल। प्लूरल हो तो नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। ये लो जी, ये हो गया। ट्रुथ के साथ द आर्टिकल लगाते हैं। लाई सिंगुलर एक वचन हो तो ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ट्रुथ के साथ द आर्टिकल, सॉरी। और लाइज झूठ प्लूरल हो तो जीरो आर्टिकल। देखो आप, स्पीक ब्लैंक ट्रुथ, ट्रुथ के साथ कौन सा आर्टिकल? स्पीक द ट्रुथ। सर डिस्ट्रिक्ट के साथ में कौन सा आर्टिकल लगता है? नहीं लगता, कोई सा ही नहीं लगता, आएगा जीरो आर्टिकल में पढ़ाऊंगा आपको। डिस्ट्रिक्ट के साथ, देशों के नाम के साथ, कुछ एक देश हैं जिनको छोड़कर स्थानों के नाम के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। सर पॉजिटिव डिग्री के साथ आर्टिकल क्या होगा? कुछ भी, जरूरत पड़े तो कुछ भी लगाना पड़ सकता है। स्पेसिफाइड कर रखा हो तो दा भी लगाना पड़ सकता है, नहीं तो ए और एन, है ना। पॉजिटिव डिग्री के साथ कोई भी आर्टिकल लगा सकते हैं, जैसी वाक्य की डिमांड होगी, मांग होगी, वैसा ही। डोंट टेल ब्लैंक लाई, डोंट टेल अ लाई, लाई सिंगुलर है ना जी, ए लगा दिया। डोंट टेल ब्लैंक लाइज, लाइज प्लूरल है ना जी, जीरो आर्टिकल। ये लो साहब, ये भी सेंटेंस ओके है, ये भी सेंटेंस ओके है, और ये भी सेंटेंस ओके है। ये तरीका है, परमानेंट याद कर लीजिएगा, क्या आपके काम आएगा ये हिसाब किताब। इनको आपको दिमाग में रख लेना है, बिठा लो दिमाग में। तुरंत अपने दिमाग में बिठाइए, सॉलिड मामला है ये। तो आज हमने जो ये द आर्टिकल के बारे में जानकारी ली है, कुछ सेंटेंस मैंने आपको करवाए हैं, इनको थोड़ा और देखिएगा। जो साथियों ने लेक्चर नहीं देखे हैं पिछले, मैं फिर निवेदन करूंगा, मैं आपसे कोई यूं ही फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं कह रहा हूं, पिछले लेक्चर देखने आपके लिए जरूरी है, आवश्यक है। पिछले लेक्चर देखोगे तभी आगे आने वाले लेक्चर्स के साथ आप जुड़ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो बैठेगा नहीं। सर ट्रुथ के साथ द आर्टिकल कैसे है? कुछ रूल बनते हैं ऐसे दोस्त, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे कल को मैं आपसे पूछ लूं कि नहीं आप ये बताओ भाई कि ताजमहल के साथ आर्टिकल दो दा क्यों आया भाई, है ना, हमारे स्कूल के नाम के साथ द आर्टिकल क्यों नहीं? कोई फिक्स नहीं, बना दी अंग्रेजी।
स्पीक द ट्रुथ। ट्रुथ हमेशा स्पेसिफाइड रहता है, आर्टिकल कौन सा लेकर चलता है, द लेकर ही चलता है। सर डोंट को डू नॉट लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी मेरी इच्छा है, हमारे हाथ में। पर डोंट के बोलने में थोड़ा इम्फेसाइज करता है, दबाव देता है, बेहतर लगता है, इसलिए डोंट बोल देते हैं। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से जो अगर आपने, ये आपके मेरे हाथ में, धीरे धीरे चीज़ें सामने वैसे भी आती रहनी है ना। ओहो, आपने एक साथ 10 कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे मैं एक कमेंट में देख लेता हूँ, मुझे लगता है प्रश्न बेहतर है तो मैं एक कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। मुझे लगेगा कि प्रश्न बेहतर नहीं है तो चाहे आप 70 कमेंट कर दो, मैं जवाब उसका नहीं दूंगा, है ना। और निश्चिंत रहिए, आपका कभी कोई बेहतर प्रश्न है मेरी नज़रों में नहीं है, बाई चांस फ्लो में निकल गया कमेंट्स के अंदर, ध्यान ही नहीं दे पाया, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ भाई, इधर आपकी तरफ भी देखना होता है, इधर कमेंट की तरफ भी देखना, कई बार मिस्टेक हो जाती है, कोई बढ़िया प्रश्न था मैं ध्यान नहीं दे पाया। मेरे पास सारे कमेंट्स आपके जो है ना वो मेरे पास आ जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, मेरे पास संस्था भेज देती है कि सर आप इनमें देख लीजिए, कहीं कोई बेहतर प्रश्न छूट गया हो तो उस पर थोड़ा बच्चों को बता दीजिएगा, बेफिक्र आ करो, है ना। तो मैं अपने आप ही बता दूं, कह बता भाई अभी तक तो ऐसा नहीं हो, पर कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले मित्र जिसका मुझे उत्तर खुद को ही नहीं आता हो, तो मैं होल्ड पे रख लेता हूं। मैंने कहा इसकी जानकारी लेकर इस मित्र को बताया जाए, इसका उत्तर क्या होगा। ये भी तो है, स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेज थोड़ी पढ़ा रहा है आपको, तो ऐसा भी होगा। अभी तक तो नहीं हुआ आपकी क्लास में, पर कभी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप एक कमेंट को 50 बार मत किया करो, अननेसेसरी आप अपने वो जो है ना वो भर देते हो सारी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चीज़ें आपने सीखी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के दौरान मिलेंगे, पिछले लेक्चर जरूर देख कर आइएगा, मेरी निवेदन है आप सभी साथियों से। अगले लेक्चर में मिलेंगे, सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ भी जाएंगी। आप थोड़ा सा भरोसा रखो, हौसला रखो भाई, ठीक है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।